शुरू करते हैं आज का हमारा ये सेशन। अगर आप फॉर द फर्स्ट टाइम आए हो तो मेरा नाम अदिति है। पेपर 1 और पेपर 2 कंप्यूटर साइंस मैं आप सभी लोगों को पढ़ाती हूँ। अगर आप सभी लोग कंप्यूटर साइंस के लिए ज्वाइन करना चाहते हो मुझे, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि डीकोड चैनल है जिस पर आप सभी लोगों के साथ में मैं यहाँ पर ज्वाइन करती हूँ। लेट्स डीकोड विद अदिति नेम है उसका। ज्वाइन करना चाहो तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। आप देखो, इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़े, मैंने आप सभी लोगों को बताया था कि किस तरीके से आप लोगों के वेबसाइट के ऊपर सारा का सारा कंटेंट अभी आ गया है। तो आपको ऐसा टेंशन नहीं लेनी है एप्लीकेशन की। आपकी जितना भी ऐप का कंटेंट था और उससे ज्यादा इनफैक्ट आपके लिए वेबसाइट पर आ गया है। तो आपकी टेस्ट सीरीज हो जाए, आपके लिए जो फ्री प्रीवियस ईयर पेपर्स अपलोड किए गए हैं, इसके अलावा जो क्लासेस की लिंक्स हैं, जो आपके पेड कोर्सेज हैं, सारी की सारी चीजें वेबसाइट पर आप लोगों के लिए अवेलेबल है। www.jrfadda.com आप सभी लोगों के लिए हाजिर है। ठीक है ना। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी तक टेस्ट सीरीज लेने के बारे में नहीं सोचा है, मैं उनको बता देती हूँ कि आप लोगों की जो टेस्ट सीरीज है वो इस तरीके से आप सभी लोगों को मिल जाएगी जेआरएफ अड्डा की एप्लीकेशन के ऊपर। ठीक है, ये देखो टेस्ट सीरीज दिख रही है। इस टेस्ट सीरीज के अंदर आप सभी लोगों को सारे के सारे पेपर्स मिल जाएंगे। संस्कृत, हिंदी और इंग्लिश तीनों की क्वालिटी मैंने चेक करी है और मैं इसको थोड़ा इंप्रूव करूंगी, थोड़ा बाद में हम इसको लॉन्च करेंगे। बट बाकी जो है आपके लिए जनरल पेपर 1, कंप्यूटर साइंस पेपर 1 प्लस पेपर 2, एजुकेशन हो गया, होम साइंस हो गया, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमिक्स, ठीक है, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये सारे के सारे, कॉमर्स, ये सब के सब की टेस्ट सीरीज भी आपके लिए अवेलेबल है। तो वन स्टॉप सोल्यूशन है आप लोगों के लिए। कोर्सेज भी हैं और टेस्ट सीरीज भी है। अगर आप लेना चाहो तो 1499 की ये प्राइस है। आप कॉल कर सकते हो हेल्पलाइन नंबर पे, तो आप लोगों को टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। केवल पेपर 1 की लेना चाहते हो तो केवल पेपर 1 की भी मिल जाएगी। 31 फुल लेंथ मॉक टेस्ट है आप लोगों के लिए, ये भी आप बाय कर सकते हो। पेपर 2 भी ले सकते हो, है ना, मतलब पेपर 1 प्लस पेपर 2 मिलेगा। दशहरा ऑफर आपके पास में है ही, 22, 23 और 24 तारीख को आप लोगों के पास में ये ऑफर है। आप सभी लोगों को 10% डिस्काउंट, जो अर्ली रजिस्टर करना चाहते हैं वो कॉल करके भी डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर आपके पास में है। इस पे बात करूंगी जो कि है आपकी ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस और आप लोगों की नल हाइपोथेसिस। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही ज्यादा जरूरी है, बहुत ही ज्यादा। अब देखो कैसे, एक है आपकी H0 और एक है आप लोगों की HA। H0 नॉट लगा हुआ है, नॉट का मतलब होता है नल, और जो ये नल हाइपोथेसिस होती है ना, ये है आप लोगों की मेन हाइपोथेसिस। अब मैं इसको मेन हाइपोथेसिस क्यों बोलती हूँ, ये वो हाइपोथेसिस है जिसे टेस्ट किया जाता है। और जो पावर ऑफ टेस्ट है, क्या बोल रही हूं, पावर ऑफ टेस्ट, किसका टेस्ट मैम, हाइपोथेसिस टेस्टिंग वाला टेस्ट, वो क्या है, टू प्रूफ हाइपोथेसिस, दिस हाइपोथेसिस रॉन्ग। भाई ये क्या बात हुई, पहले तो हाइपोथेसिस बनाओ फिर उसको गलत भी प्रूव करो, यही पावर ऑफ टेस्ट है। जितने अच्छे से नल हाइपोथेसिस गलत प्रूव करोगे उतना अच्छा आपका टेस्ट माना जाएगा। इमेजिन, वो क्यों माना जाता है, क्योंकि जो नल हाइपोथेसिस है वो लॉ ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन का इस्तेमाल करती है। जैसे कि आप सभी लोगों को मैंने बताया था, रिसर्च हम करते हैं ट्रू नॉलेज को फाइंड करने के लिए, ऑन्टोलॉजी को फाइंड आउट करने के लिए, है ना। ऑन्टोलॉजी के लिए जो एपिस्टेमोलॉजी लगती है उसके लिए हम लोग क्या बनाते हैं, हाइपोथेसिस बनाते हैं, रिसर्च करते हैं। रिसर्च का काम है सच्चाई ढूंढना। देखो, नॉलेज के भी ऊपर अगर कोई चीज होती है तो होती है ट्रूथ। ठीक है, क्या होती है, ट्रूथ। आपने वो मूवी देखी, एवेंजर्स मूवी देखी होगी आप लोगों ने, मेरे स्टूडेंट तो देखी होगी क्योंकि मैं इतनी बार बोला है, उसमें भी बोलता है वो, है ना, कि लोकी के वो सेप्टर से वो नॉलेज के बियॉन्ड कोई चीजें सीख रहा हूं मैं, और वो क्या सीख रहा हूं, ट्रू वैल्यू सीख रहा हूं। तो ट्रूथ क्या है, ट्रूथ क्या है, जो भी चीज फॉल्स नहीं है वो ट्रू है, और जो भी चीज फॉल्स है वो ट्रू नहीं है। ये हमारा सच्चाई है। हमको नहीं पता क्या ट्रू है क्या फॉल्स है, बस हमको ये पता है जो फॉल्स नहीं वो ट्रू। ये लॉ ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन है, ये साइंस कहती है। तो यहां पर लॉ ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन का इस्तेमाल करके नल हाइपोथेसिस हम ऐसे डिफाइन करते हैं, देयर इज नो स्टैटिस्टिकल, क्या बोल रही हूं, नो स्टैटिस्टिकल डिफरेंस बिटवीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। ये लो भाई, मैं क्या बोल रही हूं, देयर इज नो स्टैटिस्टिकल डिफरेंस। हर चीज के अंदर जब इक्वालिटी की बात कर दूं, चाहे फॉर एग्जांपल मेरे पास में, मैंने अभी प्लांट का एग्जांपल लिया, पहले भी मैंने प्लांट के एग्जांपल से ही समझाया था। तो मेरे पास में क्या है जी, दो फर्टिलाइजर्स हैं, है ना, ये प्लांट है, प्लांट ए, प्लांट ए, फर्टिलाइजर है F, ठीक है, और फर्टिलाइजर है F2। अब मैं F डालू या F2 डालू, मैं क्या कह रही हूं, चाहे आप फर्टिलाइजर 1 डालो या फर्टिलाइजर 2 डालो, प्लांट की ग्रोथ में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, दोनों में सेम ही ग्रोथ होगी। ये कहता है, अगर मैं ये हाइपोथेसिस बना दूं तो वो क्या होती है, नल हाइपोथेसिस होती है। और इसे गलत प्रूफ कर दूं, यानी कि कितने सारे ऑल्टरनेटिव निकल जाएंगे कि नहीं नहीं
आप लोग फर्टिलाइजर 1 डालो तो ग्रोथ ज्यादा होती है, नहीं फर्टिलाइजर 2 डालो तो ग्रोथ ज्यादा होती है, 1 से कम हो रही है, 2 से कम हो रही है, दोनों को मिक्स करके, मतलब बहुत सारे ऑल्टरनेटिव निकल सकते हैं। और वो सारे के सारे ऑल्टरनेटिव्स कहाँ आते हैं? ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में आते हैं, जिसको हम लोग रिसर्च हाइपोथेसिस भी कहते हैं, रिसर्च हाइपोथेसिस भी कहते हैं। तो आप लोगों से एग्जाम में पूछा जाता है what is research hypothesis? Alternative hypothesis is research hypothesis, but which is the main hypothesis which is tested? It is null hypothesis. We do not have a direct measure. ध्यान से देखिएगा, मेरे पास में ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को टेस्ट करने का कोई भी डायरेक्ट तरीका नहीं है। हम सिर्फ और सिर्फ नल हाइपोथेसिस को गलत प्रूव करके ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को सही प्रूव कर सकते हैं, या मैं कहूं तो नल हाइपोथेसिस की मदद से ही हम ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को टेस्ट कर सकते हैं। तो जितने भी टाइप ऑफ टेस्ट आपने पढ़े हैं आज तक, जेड टेस्ट, टी टेस्ट, एफ टेस्ट, कोई भी टेस्ट, अल्फा टेस्ट है ना, अनोवा टेस्ट, कोई सा भी टेस्ट आपने पढ़ा हो, रैंक सम, क्रुस्कुल वैलिस, सारे के सारे टेस्ट इसी के लिए बने हैं, इसके लिए कोई नहीं है, क्योंकि कोई बना ही नहीं है। समझ में आ गई ये सारी चीजें? ये कोरली साइंस पर बेस्ड अप्रोच थी, यानी कि ये साइंस के मैकेनिज्म को यूज करते थे और कहते थे जिस चीज को हम प्रैक्टिकली प्रूव कर सकते हैं, जिस चीज को हम साइंस का इस्तेमाल करके प्रूव कर सकते हैं, वही चीज जो है वो हमारे लिए सही होगी, या वही मेरे लिए ट्रू नॉलेज होगी। ऐसा कहते थे पॉजिटिविस्टिक लोग। अब इसका मतलब ये है कि अगर कोई चीज साइंटिफिक मैकेनिज्म से हम प्रूव नहीं कर सकते, इसका मतलब वो ट्रू नहीं है क्या? इसका मतलब तो ये पूरी की पूरी मेटाफिजिक्स को मानता ही नहीं होगा कि ये कोई फील्ड रही होगी, राइट? तो ये जो चीज है ये पॉजिटिविस्टिक की लूपहोल था, पिटफॉल था, इसीलिए हम आए किस पर? हम आ गए पोस्ट पॉजिटिविस्ट लोग पर। ये बेसिकली काइंड ऑफ अ फोकस ग्रुप थे, जिन्होंने किस पे काम किया? जिन्होंने सिर्फ साइंटिफिक मेजर्स पे काम किया, जिनको लगता था जो चीज साइंस प्रूव कर सकती है सिर्फ वही ट्रू है ना। अब बात ऐसी है कि इनकी बातों को रिजेक्ट करते थे पोस्ट पॉजिटिविस्ट। ये टोटली अपोज नहीं करते थे पॉजिटिविज्म का। यूजुअली लगता है स्टूडेंट्स को कि पोस्ट पॉजिटिविज्म और पॉजिटिविज्म एक दूसरे के ऑपोजिट है, ऑपोजिट नहीं है, बट हाँ ये कुछ कुछ कॉन्ट्रडिक्ट करते थे इनकी बातों को, और ये कहते थे कि देखिए पॉजिटिविस्ट वाले लोग कह सही रहे कि किसी चीज को आपने एविडेंस के साथ में प्रूव नहीं किया तो हम कैसे माने कि वो सही है या नहीं, बट ये कहते थे कि ऐसा नहीं है। एक नाम होता है भैया कॉमन सेंस। ये ऐसे कहते थे कि जरूरी नहीं है कि हर चीज साइंस ही प्रूव करे, कुछ ऐसी चीजें हैं जो कॉमन सेंस भी ओरिएंटेड होती है, जरूरी नहीं उसके अंदर साइंटिफिक मेजर्स ही लगाने की जरूरत हो। डेली मर्रा के अंदर हम जो चीजें कर रहे हैं उसमें भी इनोवेशन है, उसमें भी रिसर्च है। ये आइडियोलॉजी के साथ में पोस्ट पॉजिटिविस्ट लोग आपके सामने आए थे। ये मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स क्वालिटेटिवनेस को फॉलो करते थे, ये क्वांटिटेटिवनेस को फॉलो करते थे। ये कहते थे जिस चीज को मैं क्वांटिफाई कर सकता हूं वही सही है। जैसे कि ये बोलते थे कि तेरे 36 नंबर आए हैं तो तू पास है, ये इसमें बिलीव करते थे। जबकि ये ऐसे बोलते थे नहीं, ये मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी में भी बिलीव कर सकते थे। जरूरी नहीं किसी के मार्क्स अच्छे आए हैं, एकेडमिक्स में कोई अच्छा है तो ही वो इंटेलिजेंट है, ऐसा नहीं है। हो सकता है कोई खेल कूद में अच्छा हो सकता है कि कोई किसी का कॉमन सेंस बहुत अच्छा हो, डेली मर्रा के अंदर प्रेजेंस ऑफ माइंड किसी का बहुत अच्छा हो, सेंस ऑफ ह्यूमर किसी का बहुत अच्छा हो, तो वो भी अच्छे हो सकते हैं। तो ये क्वांटिटेटिव पे भी बात करते थे, बट ये क्वालिटेटिवनेस को भी ज्यादा इंपॉर्टेंस देते थे। इसके बाद में ये जो सारी की सारी थ्योरीज आई आप लोगों की, जैसे नेचुरलिस्टिक, रियलिस्टिक, है ना, आप लोगों की और भी बहुत सारी, प्रैग्मेटिज्म, रियलिज्म, ऐसी बहुत सारी आप लोगों की थ्योरीज जनरेट हुई जिनसे भी आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं। ये वही टाइमलाइन चल रहा था ड्यूरिंग पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविज्म। इन सब थ्योरीज को टोटली अपोज करने वाला एक थ्योरी आया जिसको हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल रियलिस्टिक, जिस पर आज भी हम लोग बिलीव करते हैं। और एक्चुअली में आप कह सकते हो कि ये एजेस ऑफ रिसर्च, और एजेस ऑफ रिसर्च में पॉजिटिविस्ट लोगों का कंप्लीटली अपोज करने वाले लोग आए, क्रिटिकल रियलिस्टिक लोग। इसको हम क्रिटिकल रियलिज्म भी बोलते हैं। और ये बोलता था कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि भाई जो साइंस ने बोल दिया वो सही है, जो भी चीज साइंस बोलती है वो फॉल्सिफाइबल है, यानी कि आप उसे गलत प्रूव कर सकते हो, एररेबल वो होती है। और इस चीज में बिलीव करते थे क्रिटिकल रियलिस्टिक लोग। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि इनका कंप्लीटली अपोज किसने किया, वो पोस्ट पॉजिटिविस्ट नहीं थे, वो थे क्रिटिकल रियलिस्टिक लोग। और इसी पर हम आज बिलीव करते हैं। एक्चुअली में साइंस एक ऐसी चीज है जो सही या ट्रू वैल्यू फाइंड आउट करने के काम आती है, बट ऐसा नहीं है कि सारी की सारी ट्रू वैल्यू सिर्फ साइंस से फाइंड आउट कर सकती है, ऐसा ये लोग बोलते थे। तो मैंने इनका एक स्टेटमेंट लिखा है। ये कहते थे कि हम एक क्वालिटेटिव थ्योरी बना सकते हैं बिटवीन कॉजुअलिटी। ये कहते थे कि हर चीज में कॉज एंड इफेक्टनेस आता है, कोई ना कोई कॉज होता है जिसकी वजह से कोई ना कोई इफेक्ट होता है।
हर चीज के हैपन होने का, अकर होने का कोई ना कोई कारण होता है, ऐसा क्रिटिकल रियलिस्टिक लोग कहते थे, और यही हमारी एक्चुअल रिसर्च की डेफिनेशन भी होती है। ठीक है जी, तो ये बोलते हैं कि जो एम्पिरिस्टिक लोग थे, यानी कि जो एक्सपीरियंस ओरिएंटेड चीजों पे बात करते थे, जैसे ये क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव बोथ पे बात करते थे, ये ऐसे कहते थे कि जरूरी नहीं है कि जो आप लोगों का एम्पेरिकल रूल है या जो आपका एक्सपीरियंस है सिर्फ वही आपको सही बातें सुनाता हो, ऐसा जरूरी नहीं है। सबका एक्सपीरियंस सब्जेक्टिव मैनर में आता है, सबका अपना अपना पर्सपेक्टिव होता है, बट जरूरी नहीं कि वो हमेशा सही हो। ये चीज ये लोग बोलते थे, क्या? क्रिटिकल रियलिस्टिक लोग। देखो IPv4 की बात की जा रही है, तो ये तो बिल्कुल सही बात है। हमारे पास में मैम देखिए सिनेरियो ऐसा आया था, एक जमाना था प्राचीन समय का, उस प्राचीन समय में हमारे पास था इंटरनेट प्रोटोकॉल का वर्जन 4। प्राचीन समय में ये 32 बिट का माना जाता था, और ये जो था मैम ये डॉटेड डेसिमल था। पर अभी सिनेरियो ऐसा था, ये था क्लासफुल ABCDE इस तरीके से थे, जिसमें से D और E क्लासेस तो पहले से रिजर्व कर लिए थे हमने एड्रेसेस को। क्यों रिजर्व कर लिए थे मैम? इसलिए रिजर्व कर लिए थे क्योंकि हमको रिसर्च पर्पस के लिए, है ना, D को मल्टीकास्टिंग पर्पस के लिए हम लोगों ने, और E को साइंटिफिक रिसर्च पर्पस के लिए हमने सेव कर लिया था। ऊपर से ये जो तीनों और थे, इन तीनों के अंदर भी बहुत सारा वेस्टेज ऑफ एड्रेसेस होता था, रिजर्वेशन ऑफ एड्रेसेस होता था, और नंबर ऑफ आईपी यूजर्स या नंबर ऑफ इंटरनेट यूजर्स, जो आईओटी का एडवेंट हुआ, राइट, आईओटी जब आया वेब के वर्जन्स में, वेब 3.0 के अंदर पढ़ा है ना, वेब 1.0, 2.0, 3.0, तो जब वेब 3.0 आया, उसके बाद में आईओटी आया, तो इंटरनेट यूजर्स बहुत ज्यादा बढ़ गया। हर चीज में इंटरनेट हर चीज में, है ना। आप खाना खाते हो तो रोटी में भी इंटरनेट है, सब्जी में भी इंटरनेट है ना जी, चावल में भी इंटरनेट है, दाल में भी इंटरनेट है, हर चीज में इंटरनेट है। अब कोई भी ऐसी चीज नहीं है, इस बॉटल में भी इंटरनेट है। तो अब इंटरनेट ऑफ थिंग्स आने के बाद में नंबर ऑफ इंटरनेट यूजर्स बढ़ गए, नंबर ऑफ इंटरनेट यूजर्स बढ़ गए तो उनका लॉजिकल एड्रेसिंग बढ़ेगा, इसलिए हम आ गए मैम IP वर्जन 6 में। जब IP वर्जन 6 के अंदर हम आए तो हमारे पास में ये हो गया 128 बिट्स का। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ एड्रेस थे 2 की पावर 32, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ एड्रेसेस है 2 की पावर 128, ठीक है जी, जो कि है आप लोगों का सेमी कॉलन रिप्रेजेंटेशन। तो ये बिल्कुल सही बात है। अब बात आ जाती है वेब कुकी की। तो जो कुकीज होते हैं आप सभी लोगों का, क्या वो कुकी वेब सर्वर के मशीन पे होती है स्टोर? जी नहीं। कहां पर स्टोर होती है? आप लोगों के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वेब ब्राउजर पे, जो कि क्लाइंट मशीन पे रिसाइड करता है। आप सभी लोग लास्ट वीक वेडनेसडे या थर्सडे का वीडियो ICT का निकाल के देख लेना चैनल पर, मैंने बहुत डिटेल में समझाया था वेब कुकीज का कॉन्सेप्ट, क्या होता है कुकी, कैसे काम करता है कुकी, क्यों हम लोग आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो स्टेटमेंट नंबर 2 है आप लोगों का फॉल्स। ठीक है जी, तो इस चीज को आप याद रखिएगा, ये पूरा सीक्वेंस मैंने आपको समझाया। पूछा जा रहा है कि सम बॉयज वेंट टू हिल टॉप, ठीक है, पहाड़ी की चोटी पर पहुंच गए कुछ लड़के। सम गर्ल्स डिड नॉट वेंट टू हिल टॉप, कुछ लड़कियां जो थी वो हिल टॉप पे नहीं गई। तो मैंने क्या कंक्लूजन निकाल लिया कि मतलब कुछ लड़कियां तो थी ऐसी जो कहाँ चली गई थी, पहाड़ी की चोटी पर चली गई थी। अब पहाड़ी की चोटी पे जाके ये कूदते हैं, नाचते हैं, खाते हैं, पीते हैं, क्या करते हैं, मेरे को कोई लेना देना नहीं है, ना आपको कोई लेना देना है। तो ज्यादा पंचायती करेंगे नहीं, जैसे आपस में ये लगे हुए हैं सारे दुबे जी के पीछे पड़े हैं, यहाँ पे देख लो, है ना, हमको कोई पंचायती नहीं है। बस मुझे ये जानना है कि इसमें ये जो सारे टर्म्स आपने लिख कर दिए मैम, इसमें ये मेजर टर्म क्या है, माइनर टर्म क्या है, मिडिल टर्म क्या है, और हमको ये भी बता दीजिए कि इन दोनों के अंदर क्या करना है, कैसे करना है, यू नो, कैसे चीजें आगे बढ़ेगी। या फॉर एग्जाम्पल मैं ये कह देती हूं कि यहां पर मैंने ऐसे लिख दिया मैम, ये लो, और मजेदार, ये लो, और ज्यादा अलग आप लोगों का कंक्लूजन निकाल दे। देखो आप लोगों के पास में 3 तरीके के स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है, कुछ प्रेमाइज बन रहे हैं और कुछ कंक्लूजन बन रहे हैं। अब ध्यान से देखिएगा यहां से आप लोगों से क्या पूछा जा रहा है, वैलिड है, इनवैलिड है कि नहीं है, ये सब मैं बाद में बताऊंगी, वो इनफॉर्मल फैलेसी के टॉपिक में पढ़ेंगे। सबसे पहले मिडिल टर्म और माइनर टर्म और मेजर टर्म, ये पहचानना हमको सीखना है। देखो आपके पास में सम बॉयज वेंट टू द हिल टॉप, तो यहां पर ये जो बॉय है
सम बॉय में, ये जो बॉय है ये कोई मुझे बता सकता है कि क्या है? मैम ये आपका सब्जेक्ट टर्म है। ये क्या है? आपका सब्जेक्ट टर्म है। मैम ये जो हिल टॉप है ये आपका यहाँ पर प्रेडिकेट टर्म है। ये आपका क्या है? प्रेडिकेट टर्म है। और मैम यहां पर अगर देखो ना तो यहां पर ये जो गर्ल्स है ये आपका सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट मतलब इंग्लिश के अंदर स्टेटमेंट में जिसके बारे में बात की जा रही होती है उसे हम सब्जेक्ट बोलते हैं। और अगर यहां पर अगेन देखो तो मैम ये अगेन जो आप लोगों का हिल टॉप है ना, हिल टॉप, ओहो, तो ये हिल टॉप क्या है? अगेन मैम ये प्रेडिकेट बन गया यहां पर। ठीक है जी। अगर यहां पर देखो तो मैम यहां पर देयरफॉर वाले में भी सब्जेक्ट होगा। हाँ जी, सब्जेक्ट है ये और प्रेडिकेट है ये। ठीक है जी। अब देखो सीन ऐसा है कि आप लोगों से पूछा गया है कि बताओ जो मेजर टर्म है वो कौन सी है, माइनर टर्म है वो कौन सी है, और जो मिडिल टर्म है वो कौन सी है। ये 3 सवाल है जो मैं आप लोगों से सबसे पहले पूछूंगी। कभी भी इस तरीके का एक आर्ग्यूमेंट आएगा तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट बना लेंगे और फिर ये तीनों टर्म को फाइंड करेंगे बिफोर फाइंडिंग एनी टाइप ऑफ फॉर्मल फैलेसी। ठीक है। अब मैं ये बोलती हूं कि जो आप लोगों का मिडिल टर्म होता है ना, वो मिडिल टर्म कैसे फाइंड आउट होता है? हर बार आपकी स्ट्रक्चर ऑफ आर्ग्यूमेंट के अंदर जो आपका कंक्लूजन है ना उसमें मिडिल टर्म हमेशा एब्सेंट होती है, कभी भी मिडिल टर्म होती ही नहीं है। और फिर अगर होती नहीं है तो कैसे पहचानूं कि कौन सी है? तो हर बार आपका जो दोनों प्रेमाइस है, इन दोनों प्रेमाइस के अंदर जो भी कॉमन टर्म होता है, जो भी कॉमन टर्म होता है वही आप लोगों का मिडिल टर्म होता है। जैसे यहां पर ये हिल टॉप और यहां पर ये वाला हिल टॉप। अगर मैं आप लोगों से प्रेमाइस 1 एंड प्रेमाइस 2 की कहानी पूछूं तो आप मुझे ही कहोगे कि मैम यहां पर भी हिल टॉप लिखा है, यहां पर भी हिल टॉप लिखा है, बट कंक्लूजन में कहीं भी हिल टॉप नहीं लिखा है। यानी कि ये जो हिल टॉप है ये है कॉमन दोनों प्रेमाइसेस में, प्लस ये है कैंसिलेशन टर्म। वाई कैंसिलेशन? क्योंकि मिडिल टर्म जो थी वो कैंसिल हो गई, काटा लग गया, कंक्लूजन में आ ही नहीं पाई। तो मिडिल टर्म की पहचान कैसे होती है? प्रेमाइसेस से। दोनों प्रेमाइसेस के अंदर जो भी कॉमन टर्म होती है जो कैंसिल होके बेचारी कंक्लूजन तक पहुंच ही नहीं पाती, उस टर्म को हम क्या कहते हैं? मिडिल टर्म कहते हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए जो मिडिल टर्म होगा वो होगा आपका हिल टॉप। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? यहां तक क्लियर है? वेरी गुड। हिल टॉप जो है वो मिडिल टर्म है। रानी श्रुति ने भी ये कहा है ना, खान साहब ने भी ये कहा है, अख्तर साहब ने भी ये कहा है, शैली भी ये कह रही है। वेरी गुड, याद आ गया। चलिए ठीक है। आगे अगर मैं बात करूं तो आप लोगों से पूछा जाएगा कि मेजर और माइनर टर्म बताइए। तो जो मेजर और माइनर टर्म है वो प्रेमाइसेस से हमको कोई मतलब ही नहीं, हमको नहीं देखना, हमको सीधा कहां पहुंच जाना है? कंक्लूजन के अंदर। माइनर और मेजर टर्म, पक्ष और साध्य हमेशा कंक्लूजन से देखा जाएगा। किससे? कंक्लूजन से। तो आप लोगों का कंक्लूजन के अंदर जो भी प्रेडिकेट होता है, क्या कह रही हूं? जो भी प्रेडिकेट होता है वो हमेशा आपका मेजर टर्म कहलाता है। और जो भी कंक्लूजन के अंदर आपका सब्जेक्ट होता है वो आप लोगों का माइनर टर्म कहलाता है। ठीक है जी। ये आप लोगों का माइनर टर्म कहलाएगा और ये आप लोगों का मेजर टर्म कहलाएगा। यानी अगर मैं यहां पर लिख दूं कि जो आपकी मेजर टर्म है वो है आप लोगों का बॉय और यहां पर माइनर टर्म है आप लोगों का गर्ल्स। अगर मैं कंक्लूजन की बात करूं तो आप लोगों को ये चीज याद रखनी है कि जो आप लोगों का मेजर टर्म है वो हमेशा कंक्लूजन के अंदर प्रेडिकेट टर्म होगा। प्रेडिकेट टर्म। इसी तरीके से नोट्स बनाने हैं आपको भी, मैं भी ऐसे ही नोट्स बनाती हूँ। देखो के अंदर, चाहो तो आप हिंदी में लिखो, इंग्लिश में लिखो, ये व्हाट्सएप वाली हिंदी में लिखा है मैंने, आपका मर्जी है तो बिल्कुल ऐसे लिख लो भाई, के अंदर ऐसे भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी, पर समझ में आना चाहिए आप ही को। फिर आया बात माइनर टर्म की, तो याद रखना है कि जो माइनर टर्म है, मेजर टर्म है, इसमें जो आप लोगों का मैम कंक्लूजन है ना, उस कंक्लूजन के अंदर आपको क्या निकालना है? सब्जेक्ट टर्म निकालना है। क्या निकालना है?
सब्जेक्ट टर्म निकालना है। और इसके बाद में आती है आप लोगों की मिडिल टर्म। मिडिल टर्म जो है वो क्या होता है, जो कंक्लूजन में एब्सेंट हो और जो प्रेमाइसिस के अंदर कॉमन हो। एक प्रेमाइस के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल, अगर ये रूल फॉलो नहीं हो रहे हैं तो क्या आ जाएगी बच्चा, फॉर्मल फैलेसी आ जाएगी। फॉर्मल फैलेसी के क्वेश्चंस बहुत फेमस है आप लोगों के एग्जामिनेशन के अंदर, तो ये 6 रूल आपको याद रखने ही रखने हैं। चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहला रूल, अगर आपकी मिडिल टर्म किसी भी एक प्रेमाइस के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है तो अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडिल टर्म फॉर्मल फैलेसी आ जाएगी। दूसरा देखो, अगर कोई टर्म है जो कंक्लूजन में डिस्ट्रीब्यूटेड है पर प्रेमाइस में डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है तो भी फैलेसी आ जाएगी। कौन सी, इलिसिट, इलिसिट मेजर या इलिसिट माइनर। कोई भी कैटेगोरिकल सिलोजिज्म 2 नेगेटिव प्रेमाइसिस के साथ में नहीं आ सकता। ये कौन सा है, कौन सा है, एक्सक्लूसिव प्रेमाइस वाला है क्या ये। आगे ये कह रहा है कि कोई भी एक नेगेटिव प्रेमाइस का एक नेगेटिव कंक्लूजन होना चाहिए। बिल्कुल सही है, मुझे बताओ कमेंट करके कौन से टाइप की फैलेसी हो जाती है। नहीं तो कोई भी एक नेगेटिव कंक्लूजन का एक नेगेटिव प्रेमाइस होना ही चाहिए। 2 यूनिवर्सल प्रेमाइसेस कभी भी एक पर्टिकुलर कंक्लूजन को वैलिड नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। नहीं तो क्या आ जाता है, एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस आ जाता है भाई, एग्जिस्टेंशियल फैलेसी आ जाती है। सही बोल रही हूं क्या, सही बोल रही हूं क्या। कह रहा है कि ऑल क्रिमिनल्स आर ह्यूमन बींग्स, ऑल सेंट्स आर ह्यूमन बींग्स, देयरफॉर ऑल सेंट्स आर क्रिमिनल्स। अभी अभी मैंने आप लोगों को 6 पॉइंट्स बताए थे जिनके वॉयलेशन की वजह से क्या आ सकता है, फॉर्मल फैलेसी आ सकती है, स्ट्रक्चर के अंदर आर्ग्यूमेंट के एरर आ जाता है। अब देखो यहां पर सेंट्स जो है वो सब्जेक्ट है, जल्दी जल्दी से बताओ, सेंट्स जो है वो सब्जेक्ट है यानी कि ये माइनर टर्म हो जाएगी। क्रिमिनल्स जो है कंक्लूजन के अंदर प्रेडिकेट है तो ये मेजर टर्म हो जाएगी। माइनर टर्म निकाल लिया, मेजर टर्म। मिडिल टर्म कैसे निकलती है मैम, कंक्लूजन में तो होती नहीं है। दोनों प्रेमाइसिस के अंदर कैंसिल कर दो कॉमन वर्ड। मैम जो कॉमन वर्ड है वो कौन सा है मैम, वो ह्यूमन बींग्स है। तो ये क्या हो जाएगी बच्चा, ये हो जाएगी मैम मिडिल टर्म। मिडिल टर्म आ गई, माइनर टर्म आ गई, मेजर टर्म आ गई। अब ध्यान से देखो, ऑल लिखा है तो माइनर टर्म जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्योंकि ऑल के बाद वाला जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। बट क्या क्रिमिनल डिस्ट्रीब्यूटेड है, मेजर टर्म डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, माइनर टर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। अच्छा, माइनर प्रेमाइस कौन सा है जिसमें माइनर टर्म आए, यानी नीचे वाला, ये माइनर प्रेमाइस है, ये मेजर प्रेमाइस हो गया। अच्छा, माइनर प्रेमाइस के अंदर क्या माइनर टर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है डिस्ट्रीब्यूटेड। इलिसिट तो नहीं है, इलिसिट तो नहीं है। मेजर टर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है नहीं, तो वहां पर हो या ना हो मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। मिडिल टर्म का सीन देखो भैया, मिडिल टर्म कैसी है, मिडिल टर्म जो है दोनों में से किसी भी प्रेमाइस के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है जी। अरे देखो, ना तो इस प्रेमाइस में मिडिल टर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है ना इसमें है। क्यों मैम, देखो ऑल क्रिमिनल्स लिखा है एंड ऑल सेंट्स लिखा है। ह्यूमन बींग्स के आगे ना तो ऑल है, ना नॉट है, ना नन है, ना ईच है, ना एवरी है। और ये कुछ वर्ड्स है जिनके प्रीफिक्स से हम जज करते हैं कि टर्म डिस्ट्रीब्यूटेड होती है कि नहीं होती है। तो यहां पर आंसर कैसे निकालेंगे सही मैम, ऑप्शन नंबर 3, फैलेसी ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडिल टर्म। अभी 6 पॉइंट्स बताए थे और उनके बिहाफ पे आंसर निकाला है। समझ में आ गया। The MAC address identifies in which device is connected to a given IP address. Okay, MAC address are unique to each device. जो आप लोगों का MAC नंबर होता है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल, ये क्या है, डेटा लिंक लेयर का पार्ट है। डेटा लिंक लेयर OSI मॉडल की सेकेंड लेयर होती है। कुल मिला के मीडिया एक्सेस कंट्रोल मतलब क्या होता है, आप सभी लोगों का फिजिकल एड्रेस, फिजिकल एड्रेस आपके कंप्यूटर का, कुल मिला के ये और कुछ नहीं बट आपका जो NIC होता है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है ना, उस नेटवर्क इंटरफेस कार्ड का नंबर होता है। ठीक है, आपके नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड का नंबर जो होता है वो होता है आप सभी लोगों का मैक एड्रेस। रिमेंबर दिस पॉइंट। और जो आप लोगों का NIC होता है वो यूजुअली एक कंप्यूटर में एक ही होता है। तो ये बात बिल्कुल सही है
कि जो आपका फिजिकल एड्रेस होता है वो यूनिक होता है। दूसरा ये कह रहा है कि किसी भी एक मैक एड्रेस से आप क्या पता लगा सकते हो कि किसी भी एक आईपी एड्रेस जो आप लोगों का लॉजिकल एड्रेस है, उस लॉजिकल एड्रेस पर एक्चुअली में कौन सा डिवाइस कनेक्टेड है। ये भी बिल्कुल आपकी सही बात लिखी है, ठीक है। बट यहां पर अगर मैं आप सभी लोगों से पूछूं कि अगर मैं एक से ज्यादा एनआईसी कार्ड्स आप लोगों के सिस्टम में लगा दूं तो क्या मेरा मैक एड्रेस चेंज हो जाएगा? चेंज हो सकता है अगर मैं आपसे ये बोलूं तो। हाँ मैम, अगर एक से ज्यादा मैक हो जाए या एक से ज्यादा एनआईसी कार्ड आप लगा दोगे तो हर एक एनआईसी कार्ड का एक अलग फिजिकल एड्रेस होगा, जिसकी वजह से आपके एक से ज्यादा भी हो सकता है। बट स्टिल यूजुअली जैसे मैंने कहा हर एक कंप्यूटर पर एक ही एनआईसी कार्ड लगा हुआ होता है। अब दूसरी चीज यहां पर आप सभी लोगों से ये पूछा जा सकता है कि मैक एड्रेस कितने बिट्स का होता है, तो हमको पता होना चाहिए कि 48 बिट्स का होता है आप लोगों का मैक एड्रेस। आईपी एड्रेस कितने का होता है जल्दी से एक बार ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता देंगे सभी लोग। यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू। कहां से स्टार्ट हुई थी? ये स्टार्ट हुई थी 1.0 से, जब हम HTML पर काम करते थे, नॉर्मल कोई भी एक स्टैटिक वेब पेज डाउनलोड करने का काम करते थे, है ना, बस इतना ही काम था हमारा। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर चलता था, स्टैटिक कंटेंट को डाउनलोड कर लिया, बेसिक है। स्टैटिक वेबसाइट्स होती थी, बहुत ही ज्यादा पैसिव वेब होती थी, है ना, जैसे कि HTML यूज होते थे आप लोगों के, वो वाली जनरेशन थी। यहाँ पर डेटा पर फोकस नहीं था, होम पेज, ये सारी चीजें। होम पेज क्या होती है? वेबसाइट का जो फर्स्ट वेब पेज होता है उसे होम पेज कहते हैं। वेबसाइट क्या है? कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस है। ये वो जमाना था, पिछड़ा जमाना, 1990s वाला टाइम था ये। फिर हम थोड़ा आगे आए, आगे आपने नोटिस किया कि हम सिर्फ HTML पे नहीं चल रहे हैं, अब हमको क्या चाहिए? स्टैटिक के साथ साथ डायनामिक कंटेंट चाहिए। वेबसाइट खोलते थे तो बड़ा अट्रैक्टिव वेबसाइट दिखती थी, पहले के जमाने में बड़ी बोरिंग सी वेबसाइट होती थी, है ना, ब्लू कलर की हेडलाइन होती थी, ब्लैक कलर से टेक्स्ट लिखा होता था। अब नया जमाना आ गया मैम, है ना जी। मैं मेरी यूनिट पर चैनल पर एक वीडियो है जिसमें मैम ने एक एक पॉइंट डीप में बताया है, वो देख लीजिए सर्च करके। हाँ, मैंने कई बार आपसे डिस्कस किया है। इनफैक्ट जब एग्जाम हुआ था तब भी मैंने ये वाले क्वेश्चन तो सबसे ज्यादा डिस्कस किए थे, एग्जाम के दौरान भी। ठीक है, आगे अगर मैं बात करूं आप लोगों से तो यहाँ पर हम आगे डायनामिक कंटेंट पर, कंटेंट को और अट्रैक्टिव बनाने की बात की गई। तो अब यहाँ पर सीन क्या हुआ? यहाँ पर हम लोगों ने HTML तो यूज किया, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज के बिना तो वेब पेज बन नहीं सकता। उसके साथ साथ हमने एजेक्स, जावास्क्रिप्ट, CSS, ऐसे सब टेक्नोलॉजीज भी यूज करने लगी। कास्केडिंग स्टाइल शीट्स, एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्टिंग हम लोगों ने यूज करने लग गए। इससे फायदा क्या हुआ मैम? इससे फायदा ये हुआ कि आपका कंटेंट डायनामिक हो गया, डायनामिक के साथ साथ अट्रैक्टिव हो गया। एक इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म बता रही हूं, एजेक्स, मेरे वाइवा में पूछी थी मुझसे ये। ए का मतलब होता है एसिंक्रोनस, जे का मतलब होता है जावास्क्रिप्ट, और एक्स का मतलब होता है XML। ये तीनों टेक्नोलॉजी मिलके एजेक्स टेक्नोलॉजी बनती है, इससे आपका डायनामिक कंटेंट बनता है। इसके अलावा JSP भी आपके डायनामिक कंटेंट बनाता है, CSS भी बनाता है ना, सर्वलेट भी बनाता है। ये सब किसके लिए काम आते हैं? एप्लीकेशन सर्वर बनाने के लिए। एप्लीकेशन सर्वर बोले तो वेब सर्वर प्लस डायनामिक इंजन, डायनामिक इंजन जो स्टैटिक कंटेंट को डायनामिक भी कर सकता है। बिल्कुल आकांक्षा, आपका JRF निकलेगा तो बिल्कुल मिलेंगे अपन, ठीक है। ये जो थी ये सोशल वेब का जमाना था, इंटरैक्शन इसका मेन गोल था, ठीक है। ब्लॉग्स, विकिपीडिया, ये सारी चीजें वेब 2.0 में आई, ठीक है। फिर हम लोग आ गए हमारे सीमेंटिक वेब पर, बिहेवियरल वेब पर, है ना जी। सीमेंटिक वेब बहुत इंपॉर्टेंट है, 2022 का सवाल, सीमेंटिक वेब किसे कहा जाता है? तो याद रखेंगे सीमेंटिक वेब, वेब 3.0 को कहा जाता है। ये पोर्टेबल एंड पर्सनल लेवल पे लेके चली गई चीजों को, ठीक है ना। यहाँ पर टेक्नोलॉजीज जैसी ब्लॉकचेन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस,
कल नहीं, परसों वाला 7:30 बजे वाला वीडियो देखा था क्या, काउंटडाउन सीरीज का? ब्लॉकचेन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चैट जीपीटी, इन सब पर मैंने एग्जाम के क्वेश्चंस करवाए थे आपको, जो एक्सपेक्टेड है। परसों सुबह 7:30 वाला वीडियो, काउंटडाउन सीरीज के वीडियोस देख लेना, आपके काम ही आएंगे। यू विल बी थैंकफुल, मार्क माई वर्ड्स। तो ये चीज याद रखिए, ठीक है। सीमेंटिक वेब, ब्लॉकचेन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, ये वाला जनरेशन है हमारा। ठीक है, इनका एक एब्रीवेम भी हम लोगों ने याद किए थे, है ना, काइंड ऑफ। ये क्या था? ये तो भैया वॉक वाली सिचुएशन थी, वॉक भी नहीं, ये तो क्रॉल वाली सिचुएशन थी हमारी, जब नया नया वेब आया था। टिम बर्नर्स ली ने जब नया नया www बनाया था, 1990 1994 की बात है। तब हम लोग क्रॉल कर रहे थे, इंटरनेट पे क्रॉलिंग चल रही थी। अब हमने थोड़ा वॉक करना स्टार्ट किया, सोशल मीडिया वगैरह थोड़ी आई, है ना, और अब हमने क्या कर दिया है, हमने रन करना स्टार्ट कर दिया है। वेब 3.0 के बाद बिहेवियरेबल वेब आने लगा है, राइट, सीमेंटिक वेब आ गया है। और अब अगर नए जनरेशन की बात करो, नया जनरेशन कौन सा है आपका, जो कि आपका 4.4 है, वेब 0.4 है ना। अब तो हम लोग वेब 4.0 पे आ गए हैं, वेब 5.0 पे आ गए हैं। अब हमने क्या कर दिया है, फ्लाई करना शुरू कर दिया है, और ये तो वेरी वेरी हाई फ्लाई, ये तो टाइम मशीन ही पहुंच गई है अब हमारी, है ना जी। और ये क्या था आप लोगों का, वेब ऑफ थॉट्स, ठीक है जी, ये वेब ऑफ थिंग्स, आईओटी वाला जमाना। बात हो रही है डिडक्टिव की, और डिडक्टिव रीजनिंग कहां से निकल के आता है, कोई मुझे बता सकता है क्या? डिडक्टिव रीजनिंग जो है वो कहां से निकल के आता है? डिडक्टिव रीजनिंग का मतलब यह है कि मेरे पास में एक यूनिवर्सल थ्योरी है, और उस यूनिवर्सल थ्योरी से मैंने एक पर्टिकुलर केस जनरेट किया है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं डिडक्टिव रीजनिंग। अगर यहां पर आप लोग बात करिए तो देखिए, आपके पास में दो तरीके के स्टेटमेंट्स तो बहुत ही क्लियर, क्रिस्टल क्लियरली आप लोगों को चीजें बता रहे हैं कि आपके थियोरेटिकल पॉस्टुलेशंस जो होते हैं, क्या ये हमारे लिए 100% एक यूनिवर्सल थ्योरी के जैसे काम नहीं करते? बिल्कुल करते हैं, बिल्कुल सत्य वचन है ये, एकदम सही तरीके से जो थियोरेटिकल पॉस्टुलेशंस होती हैं आपकी, जैसे कि आपके रूल्स होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी तो हमेशा होना चाहिए। तो बुलाइए जी टोनी जी को, दोनों ऑप्शन के लिए टोनी जी नेहा जी को बुला के हमने कट कर दिया, 50-50 हो गया, या तो ए आंसर होगा या डी आंसर होगा। ए में लिखा है पॉलिसी स्टेटमेंट, जो पॉलिसी स्टेटमेंट होते हैं क्या वो मेरे लिए यूनिवर्सल फैक्ट्स होते हैं? जी नहीं, यहां से हम नहीं शुरू कर सकते हैं, राइट। अच्छा, बात हो रही है कि हम डिराइव कर सकते हैं हाइपोथेसिस को, हाइपोथेटिको डिडक्टिव, बिल्कुल कर सकते हैं, राइट। उसके अलावा हो गया सोशल आइडेंटिटी ऑफ द रिसर्चर, ये अगेन आप लोगों का क्या हो गया, इंडक्टिव फॉर्म है, डिडक्टिव नहीं है। और डेटा एक्सप्लोरेटरी, बिल्कुल ये भी हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो यहां पर जो है यहाँ पर तो क्वांटिटेटिवनेस अपने आप इसके अंदर जुड़ जाती है। जहां पर भी डिडक्टिव की बात आएगी वहां पर क्या होगा, क्वांटिटेटिवनेस आपकी जुड़ जाएगी। जहां पर भी इंडक्टिव की बात आएगी, जहां पर भी, वहां पर क्या होगा, जहां पर भी मैम इंडक्टिव की बात आएगी वहां पर क्वालिटेटिव हो जाएगा। देखो डिडक्टिव के अंदर क्या होता है, मैंने कोई भी एग्जिस्टिंग थ्योरी है जिसके बिहाफ पर मैं डिड्यूस करके एक हाइपोथेसिस बनाती हूँ, उसके बिहाफ पे डेटा को कलेक्ट करती हूँ, एनालाइज करती हूँ, और उसके बाद में मैं क्या करती हूँ, मेरा हाइपोथेसिस को टेस्ट करके फाइनली एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने वाली सिचुएशन में मैं आ जाती हूँ। ये वाला सीन जो है ये किस में चलता है, डिडक्टिव में आपका चलता है, डिडक्टिव में। इंडक्टिव में क्या होता है, इंडक्टिव में उल्टा केस चलता है। इंडक्टिव के अंदर मैम होता ये है कि हम लोग एक एग्जाम्पल केस से चलते हैं, और एग्जाम्पल केस को हम जनरलाइज करने की तरफ आगे बढ़ते हैं। इंडक्टिव का मेन मोटिव होता है मीनिंग को समझना, अंडरस्टैंडिंग उसका मेन एम होता है। वेयर एस अगर मैं बात करूं किसकी, अगर मैं बात करूं डिडक्टिव की, तो उसका मेन एम होता है चीजों को टेस्ट करना, हाइपोथेसिस को टेस्ट करना, और हाइपोथेसिस को बनाना इंडक्टिव का मेन काम होता है, जो कि क्वालिटेटिव तरीके से, सब्जेक्टिव तरीके से काम करता है। वहां पर सोशलनेस ऑफ द रिसर्चर, ये सारे पॉइंट्स वहां पर काम आते हैं। तो ये याद रखिएगा, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, ये दोनों के बिहाफ पर आप ऐसी बहुत सारी चीजों को सॉल्व कर सकते हो। नो बर्ड्स आर मैमल्स, सबसे पहले तो हम बनाएंगे मैडम जी जेड,
हम बनाएंगे जेड, हमको बड़ा मजा आ रहा है। जेड बना लिया, उसके बाद में हम लिखेंगे बचपन के वावल्स ए ई आई ओ, और यू को बोलेंगे गेट आउट, याद है? ठीक है जी। उसके बाद में हम देखेंगे कि ये ए होता है मैडम ऑल, ई होता है आप लोगों का नो, ये होता है सम, और ये होता है सम नॉट। ऊपर की दुनिया किसकी होती है, नीचे की दुनिया किसकी होती है, जल्दी से बता दीजिए मुझे। अब सिनेरियो ऐसा है कि आप लोगों को ये क्या गिवन है, ये आप लोगों को गिवन है ट्रू। देख लीजिए, नो बर्ड्स आर मैमल, कुल मिला के नो वाला स्टेटमेंट गिवन है और ये ट्रू गिवन है। कॉन्ट्रेरी का रूल हम लोगों ने सीखा था कि अगर एक ट्रू गिवन है तो जो सामने वाला है क्या वो हमारे लिए फॉल्स हो जाता है, यानी ऑल बर्ड्स आर मैमल्स मेरे लिए फॉल्स हो जाएगा। क्या मैं ये सही बोल रही हूं? अगर ये सही बोल रही हूं तो सभी पक्षी वाला सिनेरियो सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, है ना जी। स्तनधारी है ये गलत हो जाएगा, सभी पक्षी, ठीक है ना। ऑल मैमल्स, ऑल बर्ड्स आर मैमल्स फॉल्स हो जाएगा, ठीक है मैम। एक और था, एक और जानी दुश्मन निकलता था इसका, कौन? कॉन्ट्रेडिक्टरी। कॉन्ट्रेडिक्टरी जिसमें मैम कांटा लग जाता था, कांटा लग गया मतलब डायगनली ऑपोजिट जो होता है, यानी कि सम बर्ड्स आर मैमल, ये भी क्या हो जाएगा? फॉल्स। क्यों? क्योंकि ये ट्रू गिवन है, यानी सम बर्ड्स आर मैमल्स, क्या ये भी मेरा फॉल्स हो जाएगा? ये भी फॉल्स हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी भी सही। आगे कह रहे हैं सम बर्ड्स आर नॉट मैमल्स इज आल्सो फॉल्स, ये जो चीज है ये फॉल्स हो जाएगी। अरे एक बात बताओ, जब यूनिवर्सल ट्रू है, जब शिल्पा शेट्टी बोल रही है कोई बात, तो शमिता शेट्टी को तो माननी ही पड़ेगी, छोटी बहन है। अगर ऊपर ट्रू है तो नीचे तो ट्रू होगा ही। शिल्पा शेट्टी बोल रही है, शमिता शेट्टी को मानना पड़ेगा, छोटी बहन होती है मैम, हम नहीं जीत सकते। और वैसे भी ट्रू वैल्यू नीचे की तरफ आती है, यानी कि मैम ये सी क्या होना चाहिए था? गलत कर दीजिए, गलत, मैंने कब रोका है। आगे कह रहा है कि सम बर्ड्स आर नॉट मैमल्स, ये ट्रू होना चाहिए था। अभी तो बोला आपको ट्रू होना चाहिए था, बड़ी दीदी बोल रही हैं तो छोटी दीदी को मानना पड़ेगा, नहीं तो घर से निकाल देंगे, जायदाद से निकाल देंगे, वो बाद में निकला देंगे, समिता शेट्टी को कर दिया जाता है जायदाद से बेदखल, ठीक है। छोटी बहन को बात माननी पड़ेगी, ठीक है। अब आ जाते हैं मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन पे। एक एक कीवर्ड बताऊंगी, जल्दी जल्दी से खत्म हो जाएगा। एटलीस्ट ये वाले मॉडल्स आपको याद रखने ही रखने हैं, एरिस्टोटल, बर्लो, शैनन वीवर, स्क्रैम्स और हेलिकल। अब देखो एरिस्टोटल जो थे ना, इन्होंने स्पीकर को मेन हीरो बना दिया था। इनके अकॉर्डिंग जो कम्युनिकेशन मॉडल है उसकी जो पावर है वो उसके स्पीकर के ऊपर होती है, या जो सेंडर है उसके ऊपर होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एरिस्टोटल ने बोला कि देखो मान लो कि एक पॉलिटिकल पार्टी है, उस पॉलिटिकल पार्टी का जो लीडर होता है ना वो मेन एंटिटी है वोट्स गैदर करने के लिए, और जो इसके रेसिपिएंट्स है वो पैसिव लिसनर है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या हो सकता है, आप सब लोग अच्छे से जानते हैं, ठीक है जी। तो एरिस्टोटल मॉडल से हमें क्या याद आना चाहिए? एक स्ट्रॉन्ग स्पीकर, ठीक है ना, एक स्ट्रॉन्ग स्पीकर जिनके बोलने में ऐसा इन्फ्लुएंस हो कि भैया हाँ यार ये आदमी अच्छे दिन लाएगा, ये है ना। तो हमको ऐसे ट्रस्ट हो जाता है ना, मोदी जी आके कुछ भी बोलते हैं, मित्रों भाई और बहनों बस हम फ्लैट, राइट। तो स्पीकर जिसमें मेन एंटिटी हो वो मॉडल एरिस्टोटल ने दिया था, आपको याद रखना है। स्पीकर जिसमें हीरो है वो एरिस्टोटल है, ठीक है। देन अगर मैं बात करूं आप लोगों से नेक्स्ट टाइप ऑफ मॉडल की, अगर आ जाए तो मोदी जी जाने ही नहीं दे रहे, हाँ ओ माय गॉड, हाँ एरिस्टोटल मॉडल के अंदर देखो स्पीकर, उसकी स्पीच, जो ओकेजन है, ऑडियंस पे उसका जो इन्फ्लुएंस है, जो इफेक्ट है, ठीक है ना, ये सारी जो चीजें हैं ये किससे रिलेटेड है? ये एरिस्टोटल मॉडल से रिलेटेड है। लिसनिंग पैसिव है, मेन एंटिटी कौन है? एरिस्टोटल है, सॉरी स्पीकर है। तो अगर मैं बात करूं कि एरिस्टोटल मॉडल ठीक तो है बट इसके कुछ गलत बात भी हो सकते हैं। गलत बात कैसी हो सकती है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज, फीडबैक का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, पैसिव लिसनिंग हो रही है, यहाँ तो टोटली वन वे चल रहा है कम्युनिकेशन। अब भाई लाइट्स कैमरा और एक्शन की जगह फिक्शन भी तो हो सकता है, जो हमारे देश के आज हम बोलते हैं, है ना, रियलिटी हम बोलते हैं हम इस चीज को, हमारे मास मीडिया जो दिखाना चाहिए वो नहीं दिखा रहे हैं, जो देखना चाहते हैं वो दिखा रहे हैं, राइट। तो लाइट्स कैमरा और एक्शन की जगह लाइट्स कैमरा और फिक्शन हो जा रहा है भाई, फीडबैक कोई सुन ही नहीं रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर कम्युनिकेशन के अंदर वन वे चल रहा है,
कुछ भी नहीं चल रहा है। देन आता है आप लोगों का कि यहाँ पर नॉइस या फिर जो बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन है ना, उनका कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, समझ में ही नहीं आ रहा है। इनको लगता है जीवन में कोई कम्युनिकेशन बैरियर आ ही नहीं सकता, स्पीकर भाई एंटिटी है, वो बोल के निकल गया है, बस खत्म बात। ठीक है, कम्युनिकेशन में बैरियर होते हैं भाई, नॉइज होती है, कुछ बोला कुछ और समझ लिया गया हो, ऐसा भी तो हो सकता है। ठीक है, ये जो मॉडल है ये सिर्फ पब्लिक स्पीकिंग के लिए यूज किया जा सकता है, ओनली एंड ओनली पब्लिक स्पीकिंग। ठीक है, जैसे हमने बात करी अभी, आपको याद रखना है प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, फिर उसके बाद में मूडल ओपन सोर्स होता है। हाँ, मूडल पे जो सवाल आप लोगों से एग्जामिनेशन में आगे पूछा जा सकता है कि जो मूडल है वो कौन सी लैंग्वेज बेस्ड है, तो इस चीज को याद रखिएगा, जो आपका मूडल है वो पीएचपी बेस्ड है। पीएचपी की फुल फॉर्म भी आप लोगों से एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो देखो पीएचपी जो है उसकी दो फुल फॉर्म्स है जो आपको याद रखनी है। एक तो है पर्सनल होम पेज, ये इसकी पुराने जमाने की फुल फॉर्म थी। ठीक है, और अगर नए जमाने की फुल फॉर्म की अगर हम लोग बात करें तो नए जमाने की फुल फॉर्म है इसकी पीएचपी की फुल फॉर्म पीएचपी। ठीक है ना, और हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर। अच्छा, एक और चीज मुझे बताइए, यहाँ पर हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर या पीएचपी जो लैंग्वेज है, ये आप लोगों की किसने क्रिएट करी थी, कौन इसका क्रिएटर है, ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है ऑलरेडी क्लासेस के अंदर, तो मुझे बताइएगा। और जो आप लोगों का मूडल है ये ओपन सोर्स है, और आपको अच्छे से याद होना चाहिए कि ओपन सोर्स जो सॉफ्टवेयर होते हैं, ये हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था, ये एक लाइसेंस के साथ में आते हैं। इनका सोर्स कोड फ्री ऑफ कॉस्ट तो आपके पास होता है, पर ऐसा नहीं है, इनके ऊपर लाइसेंसिंग होती है, कॉपीराइट इशू आ सकता है, इसीलिए पब्लिक डोमेन से ये डिफरेंट होते हैं। तो याद रखिएगा कि ये कौन से लाइसेंस पे आते हैं, जीएनयू की लाइसेंस पे आते हैं। ठीक है ना, जीएनयू की फुल फॉर्म भी बहुत मजेदार है। जीएनयू की फुल फॉर्म भी आप लोगों से एग्जाम में अगर पूछी जाए तो याद रखिएगा, जीएनयू की फुल फॉर्म है जीएनयू इज नॉट यूनिक्स, यही इसकी फुल फॉर्म है जीएनयू। जी से है आपका जीएनयू, एन से है नॉट और यू से है यूनिक्स। इसके लाइसेंस के अंदर आप लोगों का पीएचपी आता है। पीएचपी का क्रिएटर का नाम कोई मुझे बता सकता है? नहीं, रसम नहीं है, रसम तो नहीं, नहीं, रसम जो है वो तो दूसरे थे, रसम तो पाइथन वाले थे। रसम तो नहीं होगा, पर इसी से रिलेटेड कुछ है, कोई याद हो किसी को? लैरडॉफ, अगर आपको याद हो नाम, रास्मस लैरडॉफ, ये नाम आप लोगों को याद रखना है। ठीक है जी, आगे अगर हम लोग बात करें तो गूगल क्लासरूम, जो कि एक तरीके का क्लाउड बेस्ड लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है। गूगल फॉर्म की अगर हम लोग बात करें तो ये जो है एक तरीके का ऑनलाइन टूल आप लोगों का हो जाता है, तो इसको प्लीज याद रखिएगा। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च का क्या मतलब होता है? मैम, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च का मतलब होता है जिस चीज को हम लोग एक्सप्लोर करने का काम कर रहे हैं, किसी चीज को एक्सप्लोर करने का। कोई भी चीज एक्सप्लोर क्यों की जाती है? क्योंकि मुझे उसका क्लियर आइडिया नहीं होता मैम, मुझे उसका क्लियर आइडिया नहीं होता, करेक्टली पता नहीं होता है कि क्या इसका मतलब है, इसीलिए तो हम क्या कर रहे हैं, उसको एक्सप्लोर कर रहे हैं। एक्सप्लोर करने का मतलब या करने के लिए कोई कारण ओरिएंटेड होता है क्या? एक्सप्लोर करना किसी कारण के लिए होता है या किसी चीज को बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए होता है? मतलब मैं आपसे ये पूछना चाहती हूं, आप जब कॉज एंड इफेक्ट स्टडी करते हो, है ना, कॉज एंड इफेक्ट स्टडी जब आप सभी लोग करते हो, तो इसके अंदर क्या रिलेशन है इन लोगों का, ये पता करने के लिए आप लोग एक्सप्लोरेटरी स्टडी लगाते हो क्या? अगर एक्सप्लोरेटरी स्टडी, क्या इन दोनों का रिलेशन है या ये कैसे एक दूसरे से रिलेटेड है, अगर इसके लिए लगा दी तो फिर एक्सप्लेनेटरी स्टडी कहां लगाओगे? अगर हम कॉजुअलिटी को यहां डिफाइन कर देंगे तो फिर मैम हम एक्सप्लेनेटरी स्टडी में क्या करेंगे? बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, बिल्कुल सही। इसका रीजन क्या होता है करने का? मैम, हाइपोथेसिस क्रिएट करना। एक्सप्लोरेटरी स्टडी के और दूसरे भी नाम होते हैं, जल्दी जल्दी से दूसरे नाम बता दो। मैम देखो, सबसे पहले तो इसका नाम होता है पायलट स्टडी,
इसका दूसरा नाम होता है फीजिबिलिटी स्टडी। और कोई नाम होता है क्या? इसके अलावा और कोई नाम याद आ रहा है क्या किसी को? बिल्कुल सही मोहित, हाइपोथेसिस बनाने के लिए करते हैं मैम, नथिंग इज क्लियर, डेफिनेटली। और कोई नाम एक्सप्लोरेटरी स्टडी का? मैम पायलट स्टडी बोलते हैं, फीजिबिलिटी स्टडी बोलते हैं, एक और नाम है, आप लोग बताओ। कोई और? एक्सप्लोरेटरी स्टडी का एक और नाम होता है, सोच के देखो। ठीक है, ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ी। अच्छा, कॉज एंड इफेक्ट का क्या रिलेशन है या कैसे ये एक दूसरे से रिलेटेड है, ये सारी चीजें फाइंड आउट करने का मतलब होता है क्या? कॉजेलिटी फाइंड आउट करना। कॉजेलिटी, कॉजेलिटी मतलब किस तरीके से कॉज जो है वो इफेक्ट को अफेक्ट कर रहा है ना? हम क्या कर रहे हैं, किसकी वजह से ये चीज हो रही है। कॉज एंड इफेक्ट का आपस में रिलेशनशिप समझना, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल का आपस में रिलेशनशिप समझने को हम लोग कॉजलिटी बोलते हैं। और ये चीज मैम हम एक्सप्लोरेटरी स्टडी में नहीं, हम लोग एक्सप्लेनेटरी स्टडी में करते हैं। यानी कि ये जो आप लोगों का स्टेटमेंट नंबर 2 है, ये बिल्कुल गलत बात कर रहा है। बट एक्सप्लोरेटरी रिसर्च इज कंडक्टेड फॉर डेटा इंडिकेशन, ये बिल्कुल सही है। प्रिडिक्टिव स्टडी भी एक्सप्लोरेटरी स्टडी ही होती है। प्रेडिक्टिव स्टडी, इंडिकेटेड स्टडी, है ना, फॉर्मुलेटिव स्टडी। वाह, करेक्ट आंसर स्टेटमेंट 1 तो 2 है। आज का क्वेश्चन देखते हैं और सॉल्व करते हैं और समझते हैं कि आखिर इसकी क्या ट्रिक है या कैसे इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया जा सकता है। तो सबसे पहली बात तो क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। आप लोगों को दिया हुआ है कि कोई एक ट्रेन है जिसकी स्पीड गिवन है आप लोगों को 75 mph। अब ये mph जो है वो मैं माइल्स कंसीडर करूंगी क्योंकि पूरे क्वेश्चन के अंदर माइल्स ही गिवन है ना, और कोई यूनिट कन्वर्जन यहाँ पर दिख नहीं रहा है, तो इसीलिए मैं कंसीडर करने वाली हूँ कि ये लिखा है 75 माइल्स पर आवर। यानी कि आपकी कोई एक रेलगाड़ी है जो कितनी गति से चल रही है, 75 मील प्रति घंटे ये चल रही है। अब आप लोगों से देखिएगा, आप लोगों को बोला है कि यहाँ पर जो ये ट्रेन है, ये जो रेलगाड़ी है, ये किसी एक टनल के अंदर चली जाती है। और जो टनल है ना, ये आप लोगों को दिया हुआ है 3.5 माइल्स लॉन्ग। यानी आप लोगों को टनल की भी साइज गिवन है, आपको ट्रेन की भी साइज गिवन है। आप लोगों से पूछा जा रहा है कि पूरे टनल को क्रॉस करने में इसे कितना समय लगने वाला है। तो सबसे पहली बात तो यहाँ पर हो क्या रहा है, देखिए मैं आपको डायग्राम से बनाती हूँ। मैं हमेशा बोलती हूँ रीजनिंग और मैथमेटिक्स और आसान हो जाती है अगर आपको उसका डायग्राम बनाना आता है तो चलिए सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं। मान लीजिए कि ये मेरा कोई टनल है, टनल की मुझे लेंथ ऑलरेडी गिवन है, कितनी गिवन है, 3.5 माइल। टनल के अंदर क्या हो रहा है कि कोई ट्रेन है जो एंटर कर रही है जी, ठीक है ना, कोई ट्रेन एंटर कर रही है, यहाँ पर बैठे हैं इनके लोको पायलट, ठीक है। अब मेरी ड्राइंग ज्यादा अच्छी है तो ऐसी बनने वाली है। पर ये जो ट्रेन है इसकी लेंथ भी आप लोगों को गिवन है, कितनी, 1.4 या 1/4 माइल। समझ गए। अब ये टनल पे ट्रेन जा रही है, जा रही है, जा रही है, ऑब्वियसली यहाँ से एंटर करेगी और यहाँ से जो है वो एग्जिट लेने वाली है। यानी कि कुल मिला के अगर हम मान ले तो यहाँ पर एक्चुअली हो क्या रहा है, आपकी ये जो ट्रेन है ये पूरा का पूरा ये वाला डिस्टेंस भी मेजर करने वाले हैं हम लोग। और एक बात मुझे बताइएगा, अगर मैं आप लोगों को टोटल डिस्टेंस पूछूं तो क्या मैं सिर्फ ये वाले पॉइंट को कंसिडर करूंगी ट्रेन के, या फिर यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट पॉइंट को। मेरे कहने का मतलब है, देखिएगा मैं आप लोगों को इसका दूसरा सिनेरियो बना रही हूँ, जबकि ये ट्रेन इसके अंदर जा चुकी है, जा चुकी है, जा चुकी है। अब एक ऐसा पॉइंट आने वाला है जब यहाँ पर जो है वो ट्रेन का पीछे वाला हिस्सा रह जाता है और आगे वाला हिस्सा ऑलरेडी निकल चुका है ना। तो यानी कि जब तक मैम ये वाला पार्ट नहीं क्रॉस कर लेगा टनल को, मैं मानूंगी नहीं कि पूरा ट्रेन टनल को क्रॉस कर चुका है। बस यही यहाँ पर ट्रिक है आप लोगों को समझने की। एक्चुअली में देखिए होता क्या है, मैं आप लोगों को समझाऊं तो यहाँ पर सिनेरियो रहता है आप लोगों का बहुत ही सिंपल। कैसे सिंपल रहता है, आप लोगों को हमेशा देखना है कि आप लोग किस चीज को क्रॉस कर रहे हो। यानी कि जो आप लोगों की ट्रेन है वो क्या एक पॉइंट सोर्स को क्रॉस कर रही है। पॉइंट सोर्स से मेरा मतलब ये हो सकता है जिसकी खुद की कोई लेंथ ही ना हो, किसी ऐसे सोर्स को क्रॉस कर रही है क्या। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लोगों को क्वेश्चन में दे दे कि किसी एक मैन को, किसी एक पोल को, किसी भी एक पॉइंट को, है ना, ऐसी चीज को क्रॉस कर रही है। कोई एक बंदा है, खड़ा है, फ्लैग हिला रहा है और ट्रेन ने ऐसे क्रॉस किया, तो भाई वहां पर उस आदमी की जो लेंथ है वो नेग्लिजिबल है इन कंपैरिजन टू दिस ट्रेन।
बट यहाँ पर टनल जो है उसकी खुद की लेंथ जो है वो हम क्या नहीं कर सकते, नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। इसीलिए जो आपको टोटल डिस्टेंस यहाँ कवर करना है ना, वो होगा आपका 1/4, यानी कि ट्रेन की जो लेंथ होती है वो, और साथ ही साथ 3.5 माइल लॉन्ग टनल। तब जाके मैं मानूंगी कि ये आप लोगों का क्या आया है, टोटल डिस्टेंस आया है। ये हमारा टोटल डिस्टेंस कहलाएगा। यानी अगर मैं आप लोगों से बोलूं टोटल डिस्टेंस निकालना है तो कितना आ जाएगा, 1/4। इसको सॉल्व कर लेते हैं, नेक्स्ट फ्रैक्शन है तो 3 2 6 प्लस 1 7/2। इसको आगे सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि देखो आगे बहुत सारी वैल्यूज है तो कटेंगे, तो हम आगे सॉल्व नहीं करेंगे। चलिए, अब आप लोगों को अच्छे से पता है, देखो जी स्पीड बराबर होता है मैम डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो मैं बोल देती हूँ टाइम निकालना है यहाँ, तो वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। आइए निकालते हैं। यानी कि आप लोगों को टोटल डिस्टेंस लगाना है, दैट इज 1/4 प्लस 7/2। और टाइम कितना गिवन है, टाइम सॉरी स्पीड कितनी गिवन है, स्पीड मुझे गिवन है 75 माइल, ये भी थोड़ा माइल के अंदर है पूरा का पूरा, पर आवर। तो पर आवर है तो ऊपर जाके इनटू हो जाएगा। अब क्योंकि आंसर सारे के सारे मिनट के अंदर गिवन है, तो भाई जो भी आंसर आएगा मैम वो आपका आंसर तो आर के अंदर आएगा। तो भाई इसको आप क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो 60 से। क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि मैम 1 घंटे के अंदर होते हैं टोटल 60 मिनट, तो मल्टीप्लाई कर दिया जी, और कुछ नहीं किया। ये लीजिए, अब यहाँ माइल से माइल कैंसिल, और ये आंसर आप लोगों का आ जाएगा मिनट के अंदर। बस इसे सॉल्व करना है, आप लोगों का आंसर निकल जाएगा। चलिए जी, तो सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर ले लेते हैं मैं एलसीएम। ठीक है जी, जगह की थोड़ी कमी हो गई है तो आप मान लीजिएगा, यहाँ पर मैं सॉल्व कर देती हूँ। तो यहाँ पर एलसीएम आएगा जी 4 अपॉन में 75 तो वैसे ही चल रहा है, और 1 प्लस 14 यहाँ आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 60 यहाँ चल रहा है। इसको आप 12 से काट दीजिए तो 12 से 5 बारी कट जाएगा, और ये 4 बारी कट जाएगा। ये वाला जो 4 है ये नीचे आएगा, तो इस 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, और ये 15 आ जाएगा, तो ऊपर बच जाएगा केवल 3। यानी करेक्ट आंसर होना चाहिए इस क्वेश्चन का 3 मिनट्स, जो कि बिल्कुल राइट ऑप्शन है। यानी कि एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आप सभी लोगों को बता दूं कि आपकी यूजीसी नेट एग्जाम में ही पूछा जा चुका है, तो इसीलिए ध्यान रखिएगा कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। सिर्फ इसी टाइप के नहीं, मैं आप लोगों को 2 टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर सिखा चुकी हूँ, कि अगर हम किसी एक पॉइंट सोर्स जिसकी खुद की कोई लेंथ ना हो, है ना, कोई भी ट्रेन अगर किसी एक आदमी को, किसी एक झंडे को, किसी एक पोल को, किसी भी एक ऐसी चीज को क्रॉस कर रही हो जिसकी खुद की कोई लेंथ नहीं है, तब तो जो डिस्टेंस वो कवर करेगी वो अपनी लेंथ के बराबर ही करेगी हर बार। ठीक है, तब आप लोगों को ये प्लस ये वाला चीज करने की जरूरत नहीं है। बट अगर कोई भी ट्रेन एक ऐसी चीज को क्रॉस करती है जिसकी खुद की कोई लेंथ आप मेजर कर सकते हो, है ना, जिसको मापा जा सकता है, जैसे कि टनल, जैसे कि दूसरी ट्रेन, जैसे कि कोई प्लेटफॉर्म, जैसे कि कोई एक बहुत बड़ा सा रास्ता, अगर ये सारी चीजें आपको क्वेश्चन में गिवन हो, तो जो टोटल डिस्टेंस है वो इस तरीके से दोनों की लेंथ को ऐड करके बनेगा। बस यही ध्यान रखना है। तो टोटल डिस्टेंस निकालना अगर आपको आ गया तो मुझे नहीं लगता इस क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम होने वाली है। तो उम्मीद करती हूँ कि इस क्वेश्चन से आप लोगों को ट्रेन वाले क्वेश्चन करने में मदद मिलने वाली है। था कि कौन सा ऐसा कैरेक्टरिस्टिक है लर्नर का। अच्छा, इफेक्टिव टीचिंग में कौन कंट्रीब्यूट करेगा? भाई मैं अगर पढ़ा रही हूँ और आप नहीं पढ़ोगे तो मैं कैसे समझाऊंगी? आपने डिसाइड कर लिया कि मैंने तो खेलना ही नहीं, तो मैं कैसे खेलूंगी आपके साथ, बताओ। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो यह है कि लर्नर के पास में क्या होना चाहिए। हाँ मैम, कि लर्नर जो है वो आपको एक्चुअली में एक ऐसा व्यू पॉइंट दे, उसके पास में जो भी एक्सपीरियंस है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आपने अगर टीचिंग एप्टीट्यूड का टॉपिक ऑलरेडी पढ़ा है तो उसका क्वेश्चन मुझे भी करवाने में मजा आएगा, आपको भी करने में मजा आएगा। भाई आएगा कि नहीं आएगा? तो क्या लर्नर का जो पर्सनल एक्सपीरियंस होता है वो इंपॉर्टेंट है। यहां पर देखो सभी में 3 ऑप्शन है, आई कांट एलिमिनेट एनीथिंग। अच्छा एक देख चीज बताओ, लर्नर की जो रिस्पेक्ट है टीचर के लिए वो इफेक्टिव टीचिंग में कैसे कंट्रीब्यूट करेगी? रिस्पेक्ट तो मुझे गेन करनी पड़ेगी ना। आप पहले से रिस्पेक्ट करके बैठे हो तो आप तो ब्लाइंड ट्रस्ट करोगे, क्योंकि हम जिसको रिस्पेक्ट करते हैं हम तो उस पर ब्लाइंड ट्रस्ट करते हैं। और अपन तो हमेशा से जानते हैं ना भैया, मुझे ऐसा लगता है स्टूडेंट तो सबसे ज्यादा क्लेवर होना चाहिए, उसको पता होना चाहिए क्या मेरे लिए सही है क्या मेरे लिए सही नहीं है। कभी जीवन में किसी को ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, करते भी नहीं हो, आप बच्चे समझदार हो, है ना। 10 जगह आप देखकर फिर आप किसी की क्लास में जाके बैठते हो और परमानेंटली बैठते हो, तो ये तो जीवन में कभी मत करना। ये तो मेरी रिक्वेस्ट है, मैं कभी इस चीज को एनकरेज नहीं करूंगी। मुझे भी नहीं लगे दिखे प्रॉब्लम हो तुरंत बोल दो, तुरंत बता दो, ठीक है ना। तो कभी किसी टीचर को ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना, वो एक रिस्पेक्ट से इफेक्टिव टीचिंग का कोई लेना देना नहीं। इट्स एक्चुअली वाइस वर्सा। मैं अच्छा पढ़ाऊं तो आपके अंदर वो रिस्पेक्ट डेवलप होगी, तो इफेक्टिव टीचिंग से रिस्पेक्ट आएगी, उल्टा नहीं होगा। मेरे हिसाब से फर्स्ट ऑप्शन यहाँ नहीं आ सकता, इसको मैं हटा दूंगी, इसको भी मैं हटा दूंगी।
आगे देखो, लर्नर की मेंटल एबिलिटी इंपॉर्टेंट है क्या? अरे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लर्नर की मेंटल एबिलिटी तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मैं 5th स्टैंडर्ड के बच्चे को रिसर्च एप्टीट्यूड पढ़ाऊंगी तो मैं ही पागल कहलाऊंगी ना भाई, उसका है ही नहीं अभी एप्टीट्यूड वो वाला, तो वो तो हो ही नहीं। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। लर्नर का इंटरेस्ट इंपॉर्टेंट है क्या? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। खुद मुझे बोल दो मुंह पे आके हम तो नहीं खेल रहे मैडम, नहीं खेल रहे तो फिर मैं कैसे पढ़ाऊंगी, किसको पढ़ाऊंगी? जैसे अभी खाली कैमरा से बातें कर रही हूँ ना, वैसे ही करती रह जाऊंगी। फिर आता है लर्नर का लेवल ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशन, ये इंपॉर्टेंट है या फिर ये इंपॉर्टेंट है कि लर्नर का क्या व्यू है अबाउट द सोसाइटी। आप क्यों पढ़ रहे हो, क्यों पढ़ रहे हो आप? अरे आपको पता होना चाहिए ना, क्यों पढ़ रहे हो आप ये चीज, आपका क्या मोटिवेशन है? एग्जाम क्लियर, जेआरएफ क्यों करना चाहते हो, क्यों बनना चाहते हो प्रोफेसर? क्या ऐसा है आप में खास कि आप ही को बनाए प्रोफेसर और किसी को ना बनाए? इसीलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाए। आ जाओ, आपसे कह रहा है कि कोई एक रो है, ठीक है, 28 फ्रॉम दी राइट एंड पे संदीप बैठा दिया है जी, ठीक है जी। तो क्या एक पंक्ति है उसमें संदीप को दाएं छोर से 28वीं पोजीशन पर बिठाया है, तो ये राइट है। और 28th पोजीशन पर संदीप महेश्वरी, सॉरी संदीप जी बैठे, महेश्वरी नहीं लिखा जी सर, संदीप जी बैठे हैं। संदीप से नाम एक ही याद आता है ना। फिर आता है अनूप, अनूप जो है वो 16वीं पोजीशन से है फ्रॉम दी एंड। अनूप कौन है भाई? अनूप तो वो वाले हैं, सतर्क रहे सावधान रहे वाले जो है अनूप सोनी, अनूप सोनी। ये रहा 16 और 16वें पे अनूप सोनी बैठा दिए हैं हमने। आगे क्या कह रहे हैं? 10 लोग जो है वो इनके बीच में भी बिठा दिए हैं, बहुत बढ़िया बात है, सारे तुम ही बिठा दो। आपसे बोल रहा है कि कितने लोग हैं इसके अंदर, कितने लोग हैं टोटल? चौतीस। एक बात बताओ, मैक्सिमम निकाले हो या मिनिमम निकाले हो, क्या निकाले हो यहाँ? मैंने फिर पहले भी बोला था आपको, हम सबको अनूप सोनी सर का बात माननी है, बड़े बहुत बढ़िया आदमी है, बताया ना उन्होंने, सावधान रहिए सतर्क रहिए, ये क्राइम पेट्रोल है, ये आप ही का क्राइम है हर बार सेम टाइप का क्वेश्चन गलत करने का, बहुत बड़ा क्राइम है ये, तो सावधान आइए, सतर्क रहते हैं हम लोग। कहा जा रहा है ये 28 पे है, यहाँ से 16 है, बीच में 10 लोग बिठा दिए हैं। कुछ भी जब क्वेश्चन में नहीं गिवन होता है तो मैं मैक्सिमम निकाल के आती हूँ। अब मैक्सिमम कैसे? 16 तो इधर बैठ गए होंगे, 28 इधर बैठ गए होंगे, बीच में 10 भी बिठा दिए होंगे, तो कितने आएंगे? 8 और 6 कितने होते हैं? 2 और 2 4 और 1 5। करेक्ट आंसर 54। ये 34 कहां से आ गया है? मैं क्राइम पेट्रोल के अंदर सीआईडी वालों को बुलवा के पिटवाऊंगी, फिर आपको दया फिर दरवाजा तोड़ के आएगा आपके घर का। मतलब रैंडमली 34 43, मैंने बोला ही नहीं मिनिमम, जब मिनिमम लिखा हो तब मिनिमम निकालना है, अदरवाइज मिनिमम निकालना ही नहीं है। जी, जिनका सही हुआ बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड, जिनका सही नहीं हुआ है वेरी बैड, क्योंकि ये वाला तो गलत नहीं करना है। अच्छा एक चीज मुझे बताओ, यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर कुछ कमाल की बातें हम कैसे सीख सकते हैं। आप लोगों से ना ये +1 और -1 वाला रूल, अच्छा चैनल पर ऑलरेडी वीडियो डाला हुआ है +1 एंड -1 वाले रूल, रैंकिंग ऑर्डर वाला टॉपिक का एक वीडियो बनाया है, उसे देखना। जिस बच्चे को याद नहीं आ रहा है तो मैं आपको याद दिला देती हूँ। बेसिकली देखो, कोई एक रो होती है, उस रो के अंदर मान लीजिए जो अनूप सोनी है, फिर से यहाँ पे इनको ले आते हैं, सतर्क है ना ये, इसलिए इनको ले आते हैं। अनूप जी जो है वो 6th पे हैं टॉप से, और अगर मैं बात करूं तो जो बॉटम है, बॉटम से ये 28th पर है फॉर एग्जाम्पल। तो आपसे बोला जा सकता है बताओ जी टोटल कितने लोग हैं यहाँ पर, टोटल कितने लोग हैं? तो कैसे निकालते हैं हम लोग भैया, इनकी ऊपर से पोजीशन, इनकी नीचे से पोजीशन ऐड कर दीजिए,
तो ऐड करने के बाद में कितनी आएगी, ये आ जाएगी 34, और इसमें से कर दीजिए -1 क्योंकि आपने अनूप जी को 2 बार गिन लिया है ना। तो कितना आएगा 33। तो टोटल लोग कितने हो गए 33। ये होता है +1 -1 रूल, यानी कि पहले प्लस कर रहे हो तो बाद में माइनस करो, अगर पहले माइनस कर रहे हो तो लास्ट में प्लस करो। तो पूछे जाते हैं कि बताओ कि कौन सा, जो आपके पास में 2 वैल्यूज दे देते हैं, है ना, ए कॉलम बी कॉलम, फिर बोलते हैं कि बताइए कि इनको अगर हम लोग परसेंटेज निकाले तो कौन सा वाला परसेंटेज ज्यादा आएगा, या आपको 4-5 ईयर दे देता है 16, 17, 18, 19, 20, और आपसे बोलता है कि कौन से वाले ईयर के अंदर ग्रोथ मैक्सिमम है बताओ इन परसेंटेज। तो आप क्या करते हो, 16, 17 में 17 - 16 करते हो, डिवाइडेड बाय 16 करते हो कि ग्रोथ कितनी आई, ऐसे करते हो ना, फ्रैक्शंस बना लेते हो। अभी क्वेश्चंस करेंगे तब समझ में आएगा, बट मैं यहाँ पर आपको सिखा रही हूँ कि अगर आपको मैं फ्रैक्शंस दे दूं और मैं आपसे ये पूछूं कि बताओ कि इन फ्रैक्शंस में से सबसे बड़ा वैल्यू किसकी आएगी और सबसे छोटी वैल्यू किसकी आएगी, ऐसा मैथ्स में डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है आपके एग्जाम में, तो कैसे करना है ये हम सीखने वाले हैं, है ना। तो हम करने वाले हैं, देखो इसमें ना 2 सिचुएशन बनती है। सिचुएशन नंबर 1 क्या है कि अगर आपके पास में जो भी फ्रैक्शंस है उनमें सभी न्यूमरेटर्स और डिनोमिनेटर्स का जो डिफरेंस है वो सेम आए। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं लिखकर दे दूं आप लोगों को, मैं आप लोगों को लिखकर दे दूं 5/6, मैं आप लोगों को लिखकर दे दूं 6/7, मैं आप लोगों को लिखकर दूं 9/10, मैं आप लोगों को लिखकर दूं 11/12। अगर आप यहाँ पर गौर फरमाए ना तो इसमें भी डिफरेंस बना रहा है, देखो 6 - 5, इसमें भी डिफरेंस बना रहा है, इसमें भी डिफरेंस बना रहा है, और इसमें भी डिफरेंस बना रहा है। नोटिस करिए सभी के अंदर डिफरेंस कॉमन है, न्यूमरेटर का और डिनोमिनेटर का। दिख रहा है क्या, दिख रहा है क्या, है ना, दिख रहा है, सब में डिफरेंस कॉमन है। अगर आपके पास में डिफरेंस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का सभी फ्रैक्शन के अंदर सेम हो तो इस केस के अंदर सबसे पहले आप देखो कि क्या प्रॉपर फ्रैक्शन बन रहा है, क्या प्रॉपर फ्रैक्शन है सारे के सारे। बिल्कुल देखो 5/6, हाँ न्यूमरेटर छोटा है, इसमें भी न्यूमरेटर छोटा है, इसमें भी न्यूमरेटर छोटा है, मैम इसमें भी न्यूमरेटर छोटा है। अभी सभी के अंदर अगर डिफरेंस सेम है और न्यूमरेटर छोटा है सभी के अंदर डिनोमिनेटर से, यानी कि सारे के सारे प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो आपके पास में जो न्यूमरेटर सबसे बड़ा, सबसे लार्जर होगा न्यूमरेटर, वही फ्रैक्शन सबसे बड़ा होगा। अभी यहां पर न्यूमरेटर सबसे बड़ा किसमें है, देखो एक है 5, 6, 9 और 11, यानी कि कौन सा है 11। तो 11/12 वाला जो फ्रैक्शन है वो हमेशा सबसे बड़ा वैल्यू आपको देगा, चाहे कुछ भी आपको एग्जाम में पूछा जाए, अगर डिफरेंस है सेम तो। और अगर आपका जो न्यूमरेटर है वो हो स्मॉल या कि स्मॉलेस्ट, तो आपका वो फ्रैक्शन क्या होगा, सबसे स्मॉलेस्ट होगा। जैसे कि इस केस के अंदर 5/6। समझ में आया, समझ में आया। जीवन में ये ट्रिक आपको कभी नहीं भूलनी है। अभी मैंने सिंपल एग्जांपल्स लिए हैं, अभी जब क्वेश्चंस करेंगे तो वैल्यूज लेंगे जैसे कि 496 है ना, 789, ऐसी बड़ी बड़ी वैल्यूज लेंगे और फिर भी हम सॉल्व करेंगे इसी ट्रिक से, ठीक है। एलसीएम वेलसीएम कुछ भी नहीं लेना, क्योंकि डीआई का मतलब ही अप्रोक्सीमेशन, आपको अप्रोक्स से ही आंसर निकालने, तभी तो 5 क्वेश्चन 10 नंबर 10 मिनट के अंदर अंदर पूरे होंगे हमारे, उससे भी कम समय में, ठीक है, क्लियर है। चलो अब दूसरा बात करते हैं। दूसरा टाइप क्या बन सकता है इसका कि मैम आपने बोला कि डिफरेंस सेम रहे, है ना, डिफरेंस सेम है मान लिया, पर व्हाट अबाउट कि अगर फ्रैक्शन इम्प्रॉपर हो, इम्प्रॉपर हो मतलब उल्टा कर दो, 7/6, 8/9, 17/16 और 19/18। आप बोलो, आप बोलो मैम डिफरेंस तो इसमें भी सेम है, देखो कैसे 1 आ रहा है, 1 आ रहा है, 1 आ रहा है, और इसमें भी 1 आ रहा है। मैम देखो डिफरेंस तो सब में सेम आ रहा है, 1 1 1 1 1, बट यहां पर ये फ्रैक्शन कैसा है मैम, फ्रैक्शन है प्रॉपर। अरे नहीं मैडम इम्प्रॉपर है ना, इम्प्रॉपर, ठीक है, इम्प्रॉपर है ना फ्रैक्शन। अब अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो न्यूमरेटर सबसे छोटा ढूंढो और न्यूमरेटर सबसे बड़ा ढूंढो। जो सबसे बड़ा न्यूमरेटर है उसका फ्रैक्शन सबसे छोटा होगा, यानी उल्टा, जो प्रॉपर में होता था उसका उल्टा, और जो न्यूमरेटर सबसे बड़ा उसका फ्रैक्शन
सॉरी सबसे छोटा उसका फ्रैक्शन सबसे बड़ा, यानी कि उल्टा। तो इम्प्रॉपर के अंदर क्या ट्रिक हम लोगों ने सीखी है, न्यूमरेटर बड़ा तो फ्रैक्शन छोटा, एंड न्यूमरेटर छोटा तो फिर फ्रैक्शन बड़ा। ठीक है, ये दो ट्रिक्स आपको याद रखनी। और प्रॉपर, मैम दोनों ही मिक्स आ गए अब, और डिफरेंस सेम ही चल रहा है, ये याद रखना। अभी तक मैंने डिफरेंस चेंज नहीं किया, डिफरेंस सेम चल रहा है। तो अब क्या करेंगे, आया दिमाग में है ना, आया होगा। हम तो मैडम दोनों पूछेंगे, हो ही तुम ढीठ जीव, जब तक मेरे से अजीब अजीब सवाल ना पूछो तुम्हारा जीवन थोड़ी कटेगा, है ना। ये लो, चलिए अब इस बार क्या है, देखो यहाँ पर 7/8 कैसा है, प्रॉपर है। 8/9 कैसा है मैम, प्रॉपर है। न्यूमरेटर छोटा डिनोमिनेटर बड़ा, ये भी प्रॉपर है। और ये क्या है, ये निकला कल्प्रिट, ये इम्प्रॉपर है। ये क्या है जी, इम्प्रॉपर। मुझे एक बात बताना, हमने ट्रिक सीख ली है, पर बचपन से जो मैथ्स पढ़ते आ रहे हैं वो थोड़ी ना भूल जाएंगे ट्रिक्स के चक्कर में। बचपन से जो मैथ्स पढ़ते आ रहे हो वो थोड़ी भूल जाओगे। ये लिखा है 9/8, 9/8 1 पॉइंट समथिंग आएगा। तो मैम कॉमन सेंस वाली बात है, इस केस के अंदर ये जो कल्प्रिट है ना, यही हमेशा लार्जेस्ट निकलेगा। आप कुछ भी कर लो, आप कुछ भी कर लो, यही लार्जेस्ट निकलेगा। हाँ बिल्कुल, ये एनटीए बदले भी तो लेता है हमसे। मेरे को लगता है एनटीए जो है वो घर वालों से लड़ाई करके पेपर बनाता है आप लोगों का, कि आज तो मैं इसको बताता हूँ, आज मुझे ये सब्जी अच्छी नहीं, मैंने लौकी की सब्जी खिलाई ना, अब तुम लो, हम तुमको डिफिकल्ट वाला दिया ही देंगे। हाँ वो सही बात है आप लोगों की, मैं आप लोगों का दुख समझती हूँ। समझ में आ गया, ऑब्वियस सी बात है। भाई ये सारे जो हैं ये 1 से छोटे आएंगे और ये 1 से बड़ा आएगा, क्यों मैम 9/8 लिखा है, तो 8 1 जा 8, तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, ऑब्वियस सी बात है। और बाकी बच गए कौन से मैम, बाकी सारे बच गए प्रॉपर। और प्रॉपर में अभी अभी सिखाया था, न्यूमरेटर बड़ा तो फ्रैक्शन बड़ा, न्यूमरेटर छोटा तो फ्रैक्शन छोटा। अभी अभी सीखा था, न्यूमरेटर बड़ा तो फ्रैक्शन बड़ा, न्यूमरेटर छोटा तो फ्रैक्शन छोटा। तो ये बड़ा, ये छोटा, सबसे बड़ा ये। ठीक है, अगर दो इम्प्रॉपर आ गए तो फिर दो इम्प्रॉपर की ट्रिक लगाएंगे, दो प्रॉपर की ट्रिक लगा लेंगे। इम्प्रॉपर में क्या सीखा है हम लोगों ने, अगर मान लो यहां पर मैं आपको दो इम्प्रॉपर दे देती, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 10/9 भी दे देती साथ में, तो क्या करते, इम्प्रॉपर की ट्रिक लगाते। इम्प्रॉपर की ट्रिक क्या, न्यूमरेटर छोटा फ्रैक्शन बड़ा, तो ये बड़ा आएगा, ये इससे छोटा आएगा, फिर ये आएगा और फिर ये आएगा। समझ गए। अब मैं कह रही हूं कि आपसे बोला है कि डिफरेंस सेम नहीं है मैम, डिफरेंस सेम नहीं है। अब सेम नहीं है तो नॉन सेम हो सकता है, अब चाहे प्रॉपर हो चाहे इम्प्रॉपर हो, अगर डिफरेंस सेम नहीं है, जैसे फॉर एग्जाम्पल 7/9 गिवन है ना, 6/5 गिवन है, 21/23 गिवन है। ठीक है, और थोड़ा चेंज कर देते हैं, नहीं तो आप बोलोगे कि जैसे 23/24 कर देते हैं, है ना, 27/81 कर देते हैं, ऐसे कुछ भी लिख दो आप, कुछ भी लिख दो। वैसे ये 27/81 तो कट जाएगा, तो हम इसको थोड़ा और चेंज कर देते हैं, 19 कर देते हैं फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लो कि ऐसा आप लोगों को गिवन है, जिसके अंदर क्या है मैम, जिसके अंदर हमारे डिफरेंस सेम नहीं है, जैसे कि इन दोनों का डिफरेंस निकालो आप। हर बार आप करना क्या है आप लोगों को, चाहे प्रॉपर हो चाहे इम्प्रॉपर हो, देखो हर बार करेंगे क्या, हम डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस कितना आ रहा है, 2 का आ रहा है। यहाँ पर डिफरेंस देखो कितने का आ रहा है, 1 का आ रहा है। यहाँ पर डिफरेंस देखो कितने का आ रहा है, 3 का आ रहा है। यहाँ पर डिफरेंस देखो कितने का आ रहा है, 27 - 19 है, तो 8 का डिफरेंस आ रहा है क्या।
देखो ट्रिक सीख लो, फिर क्वेश्चंस करने में टाइम नहीं लगे। आवाज क्लियर है ना मेरी? कितने का आ रहा है? हाँ तेज ही है, वैसे भी मैं इतना चिल्ला चिल्ला के पढ़ाती हूँ ना कि मैंने माइक यहाँ लगाया हुआ है तो भी इतनी तेज आ रही है, इमेजिन यहाँ लगाऊंगी तो कितना तेज है। सबने क्या कर लिया, डिफरेंस निकाल लिया। अब क्या करना है, न्यूमरेटर से इसको डिवाइड कर देना है, मतलब अपने अपने न्यूमरेटर से अपने अपने न्यूमरेटर से इनको डिवाइड कर दो, ठीक है ना। अपने अपने से इसे करना है, पड़ोसी के से नहीं करना है। तो यहाँ करेंगे तो 7/2 है, तो यानी कि 3.5 के आसपास आएगी वैल्यू। ये कितना आएगी, 6 आएगी। ये कितनी आएगी, 7 आएगी। ये कितनी आएगी, ये आएगी मैम 3 पॉइंट के आसपास समथिंग, है ना। 3.4, तो ये भी 3.5 के आसपास समथिंग आएगी। तो समझ में आ गया ना कि सबसे बड़ा ये, सबसे छोटा इन दोनों में से कोई एक। आगे का पॉइंट निकाल लो या 2 पॉइंट्स निकाल लो तो हो जाए। आपकी परफॉर्मेंस के बिहाफ पर ये आपको रैंक कहीं कर रहा है। अगर टीचिंग एप्टीट्यूड को इससे रिलेट करा जाए तो ये किसका एग्जाम्पल है, नॉर्म रेफरेंसिंग का आप लोगों का एग्जाम्पल है। बट बिफोर आई गो फर्दर, मुझे एक बात बताइएगा, हमारे पास में ऑलरेडी नैक है, ठीक है ना, जो क्या करता है, एग्रीगेशन करता है, एग्रीडेशन करता है, राइट। तो आप लोगों का जो नैक है, नैक ऑलरेडी मेरे पास में प्रोवाइडेड है, तो व्हाई वी नीड अ रैंकिंग फ्रेमवर्क, राइट। ये सबके दिमाग में ये क्वेश्चन आता होगा। तो नेशनल एकेडमिक्स एंड एग्रीगेशन काउंसिल मेरे पास में है, जो किसके द्वारा फंडेड की जाती है, जो हमारे यूजीसी के द्वारा फंडेड किया जाती है। जिस एग्जाम को हम लोग कंडक्ट कर रहे हैं ना, ऑब्वियसली जो एग्जाम देना चाह रहे हैं हम लोग, यूजीसी नेट, तो यूजीसी का काम क्या है, हायर एजुकेशन के अंदर जितने भी इंस्टीट्यूशंस आते हैं सबको फंड प्रोवाइड करना। तो नैक को भी यही फंड प्रोवाइड करता है एग्रीगेशन करने के लिए, ये चेक करने के लिए जो काम किए जाने चाहिए किसके अंदर, हायर एजुकेशन के अंदर जो काम किए जाने चाहिए, क्या वो काम हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, प्रॉपर तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है, इंप्रूवमेंट का कोई स्कोप है या नहीं है, ये सारी चीजें। बट ये जो आप लोगों का नैक एग्रीडेशन है, ये होता है जी 5 साल के बिहाफ पर, ठीक है जी, ये होता है 5 साल के बिहाफ पर हर साल कौन सा यूनिवर्सिटी, कौन सा कॉलेज कैसा परफॉर्म कर रहा है, इसे बताने के लिए हम क्या करते हैं, NIRF रैंकिंग निकालते हैं। तो हमारे देश के अंदर रैंकिंग और एग्रीडेशन दोनों किए जाते हैं। बट ये हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में क्या लेवल है, किस तरीके से रिसर्च चल रहा है, किस तरीके से ओवरऑल परफॉर्मेंस चल रहा है, वो सारी चीजें हमको पता लगती है कि कौन सी यूनिवर्सिटी अच्छी है, कौन सी अच्छी नहीं है। इस तरीके से A, B और C हम लोग एग्रीडेशन देते हैं, और ये हर 5 साल के अंदर होता है। बट ईयरली हर एक यूनिवर्सिटी और कॉलेज का ग्रोथ देखने के लिए, इंप्रूवमेंट का स्कोप देखने के लिए हम लोग यहाँ पर रैंकिंग कर रहे हैं, ठीक है ना। इसके अलावा आप सभी लोगों को ये भी याद रखना है, कुछ जगहों पर नैक और NBA इनमें भी आप लोगों की क्या होती है, एक डिफरेंशिएशन देखा जाता है। तो बेसिकली बात ऐसी है कि आप लोगों का नैक और आप लोगों का NBA, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है ये भी याद रखना। तो बेसिकली ये तो है आपका नेशनल एकेडमिक्स एंड एग्रीडेशन काउंसिल, ये है आप लोगों का नेशनल बॉडी फॉर एग्रीडेशन। देखो ये भी बिल्कुल सही बात है कि यार ये भी मैम सेम ही सुनाई दे रहा है, या इसका भी काम सेम ही लग रहा है। ये क्या है आपका नेशनल बोर्ड ऑफ एग्रीगेशन, ठीक है ना, ये भी हमको ऐसा लग रहा है। बट ये चीज याद रखिएगा कि दोनों में सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस क्या है कि ये सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल एजुकेशन के लिए काम करता है। टेक्निकल एजुकेशन हो गया आप लोगों के, जैसे कि इंजीनियरिंग हो गया, मैनेजमेंट प्रोग्राम हो गया, वेयर ये सभी तरीके के सारे जनरल कॉलेजेस, सारी यूनिवर्सिटीज इसके अंदर आ जाती है। ये जो है ये स्पेशली टेक्निकल प्रोग्राम्स के ऊपर काम करता है, ठीक है, जैसे कि मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग, इन सब के लिए NBA काम करता है। अब आप बोलोगे टेक्निकल का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में एक और चीज आती है जिसको हम लोग बोलते हैं ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, सभी लोगों के दिमाग में आती है। तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, NBA का ही एक स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन है जो सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल एजुकेशन के लिए काम आता है, जो है आपका ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। ये बोर्ड है और ये क्या है, ये उसकी कमिटी है जो क्या करती है, हमारे लिए एग्रीडेशन करके लेके आती है। तो होपफुली ये 3 चीजें आपको समझ में आई होगी। व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन आपका रैंकिंग सिस्टम एंड एग्रीडेशन सिस्टम, आखिर ऐसा क्यों है। अब जो है पहले तो जनरल का अलग से हो रहा है, टेक्निकल प्रोग्राम्स का अलग से हो रहा है, मैनेजमेंट प्रोग्राम का अलग से हो रहा है। जो हमारी नई एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंदर आई है, यहाँ पर जो है वो क्या किया गया है, कृष्णमूर्ति कमेटी के द्वारा ये सेट कर दिया गया है कि सभी के लिए एक ही एग्रीडेशन कंपनी आपका कमेटी होने वाली है। ये एक नई पॉलिसी है, अभी तक इंप्लीमेंट नहीं हुई बट हो जाएगी आने वाले समय में। तो नैक
एनबीए और ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, तीनों में क्या डिफरेंस है होपफुली याद रहेगा। इसे कौन फंड कर रहा है? यूजीसी फंड कर रहा है, और यूजीसी का मेन काम है हायर एजुकेशन में पैसा देना, ठीक है जी। एनबीए कौन है? नेशनल बोर्ड फॉर एक्रीडिटेशन, ये क्या करता है? टेक्निकल प्रोग्राम्स जिसमें मैनेजमेंट भी आता है, इंजीनियरिंग भी आता है, ये सारे डिसिप्लिन पे काम करता है। और ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन जो ये स्पेशली इंजीनियरिंग के डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में काम कर रहा है। और ये जो सीन है ये आप लोगों के एनबीए ने ही बनाया हुआ एक स्पेशल ऑर्गन हो रहा है, ठीक है जी। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखनी है। मैथ्स कॉलम में कभी कभी काम आ सकता है, या अगर इन जनरल भी आपका कंफ्यूजन था तो होपफुली इसके बाद क्लियर हो गया होगा। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं NIRF की, यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क की थोड़ी बहुत बात यहाँ पर करते हैं। तो जैसे कि आप सब लोग जानते हो ये कौन है? ऑनरेबल हमारे मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन है इस वक्त, श्री धर्मेंद्र प्रधान जी। और बेसिकली इन्हीं ने ये क्या है रैंकिंग सिस्टम रिलीज किया है। थोड़ा बहुत अगर बेसिक समझाने इनका, तो बेसिकली 2015 के अंदर MHRD जो अभी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन बन चुका है, इन्होंने ये इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क जो है वो रिलीज किया था। और ये क्यों किया गया था? सो दैट हम हमारे हायर एजुकेशन को अच्छा रख सकें, राइट, हमारे बेसिकली एजुकेशन सिस्टम के अंदर इंप्रूवमेंट लेके आ सकें। ये जो रैंकिंग सिस्टम थी इसमें इंडिया की पहली रैंक कब रिलीज हुई थी? 2016 में। और इस तरीके के क्वेश्चन यूजीसी नेट को बहुत ही ज्यादा पसंद है, क्योंकि बच्चा क्या है याद कर लेता है वो ईयर जब ये कॉन्स्टिट्यूट हुआ था। एक्चुअली में हमको क्या याद रखना है कि पहली रैंकिंग भी कब आई थी, इंप्लाई कब हुआ था, कब स्टार्ट हुई थी रैंकिंग सिस्टम। तो देखो यहाँ पर ना ये एम्बिग्यूटी क्रिएट करना यूजीसी नेट को या एनटीए को बड़ा अच्छा लगता है, तो इसलिए ये दोनों साल मैंने यहाँ लिख दिए। अप्रैल 4, 2016 में पहली बार हमारे रैंक रिलीज किए गए थे। इसके अलावा जो क्वेश्चन आप लोगों का बनेगा वो बनेगा आप लोगों का पैरामीटर्स है। कौन कौन से पैरामीटर्स है जो इसमें आते हैं? तो देखो 5 इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है जो हमको यहाँ पर याद रखने हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर की अगर हम लोग बात करें यहाँ पर सबसे 1, तो वो है आपका टीचिंग और साथ ही साथ आप लोगों का लर्निंग एंड रिसोर्सेज। तो बेसिकली ये सारी चीजें किससे रिलेटेड है? टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज से रिलेटेड है। कोई भी कॉलेज कोई भी यूनिवर्सिटी में आप जाते हो तो किस तरीके का टीचिंग एनवायरनमेंट है, किस तरीके का लर्निंग एनवायरनमेंट है, टीचिंग एंड लर्निंग के लिए कौन कौन से रिसोर्सेज है जो उस यूनिवर्सिटी में या उस कॉलेज में आपको प्रोवाइडेड है, उसके बिहाफ पर ये सारी चीजें इंप्रूवमेंट पर्पस पे हो रही है, काइंड ऑफ एन असेसमेंट हो रहा है ये, ठीक है ना। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो फिर आपका रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस आ जाता है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। और पिछले 2 साल से ये बहुत ही ज्यादा एम्फेसाइज किया जा रहा है, क्योंकि आप सब जानते हैं जब से मोदी जी आए हैं तब से हमारे देश ने रिसर्च में बहुत कुछ करने का ठान लिया है। उसके बाद की जाए तो ग्रेजुएशन में कितने किसके आउटकम्स हैं, क्या कि भैया कौन से कॉलेज का कितना रिजल्ट जाता है, कितना परसेंटेज रिजल्ट जा रहा है ना, कौन का सबसे ज्यादा सिलेक्शंस आ रहे हैं, प्लेसमेंट्स भी आ गया है ऑफ कोर्स इसके अंदर, प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस के अंदर। तो ये सारी चीजें जो सारी की सारी चीजें जो इंपॉर्टेंट होती है, राइट, वो सारी की सारी चीजें यहाँ पर कंस्टिट्यूट होने वाली है। आउटरीच क्या है ना, इंक्लूसिविटी क्या है, ये भी सारी चीजें हो जाती है। देखो बेसिकली यहाँ पर जेंडर स्पेसिफिकेशन के ऊपर भी बात की जा रही है, कौन से कॉलेज के अंदर क्या परसेंटेज है, सेक्स रेशियो कैसे बैलेंस किया जा रहा है, कौन कौन सी जो राइट्स है वो इंक्लूसिव है, यानी बेसिकली जो रिजर्व कैटेगरीज हो गई या आप लोगों का कंप्लीट रिजर्वेशन हो गया इन जनरल, ठीक है ना, उनके लिए क्या क्या यहाँ पर फॉर्मेशन किए जा रहे हैं, कौन से कॉलेज ने कितना कॉन्स्टिट्यूट किया है अपनी बॉडी को इस तरीके से कि वो कैसा है, बहुत ही ज्यादा इंक्लूसिव इन नेचर है। ये वर्ड बहुत ज्यादा यूज किया गया हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर भी, ठीक है। और उसके बाद में परसेप्शन, विजन क्या है यूनिवर्सिटी का या कॉलेज का, क्या विजन है, क्या मोटो है, किस बिहाफ पे काम किए जा रहे हैं, ये सारी चीजें भी आती है आपके किसके अंदर, इन पैरामीटर्स के अंदर आती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो पैरामीटर्स आप लोगों से एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो इसे आप प्लीज याद रखिएगा। इसके अलावा बात की जाए 2 इंपॉर्टेंट बातें थी जो मैंने पढ़ी और मुझे लगा कि आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि आप सभी लोगों को याद रखना है अगर कोई भी इंस्टीट्यूट है जो चाहता है कि उसकी रैंकिंग आए या वो रैंकिंग के अंदर कहीं शो हो, तो सबसे पहली बात तो 2 चीजें हैं जो उसे फुलफिल करनी होगी, या 2 में से एक कह लीजिए। सबसे पहले तो भैया जो 1000 एनरोलमेंट है ना, 1000 एनरोलमेंट होने चाहिए कंपलसरी, यानी उस यूनिवर्सिटी के अंदर 1000 बच्चे होने चाहिए एनरोल, ठीक है ना। इसके अलावा इनटेक के ऊपर है ये सारी चीजें। इसके अलावा अगर ये नहीं है तो दूसरा जो क्लॉज है वो ये है कि जो ये आपका इंस्टीट्यूट है वो सेंट्रली फंडेड होना चाहिए या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के यूनिवर्सिटी के अंदर आना चाहिए, यूनिवर्सिटी एक्ट के अंदर ये आना चाहिए, ठीक है जी। तो ये 2 इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं, या 2 में से आप कह लीजिए कि एक भी फुलफिल होता है तो रैंकिंग आना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है जी। तो ये इंपॉर्टेंट बात। इसके अलावा देखो यहाँ पर ऑफ कोर्स वेबसाइट से ही मैंने डेटा लिया है, सो दैट आप लोगों को बिल्कुल भी ऐसा ना लगे कि कोई भी एक पॉइंट जो है वो इधर से उधर हो गया है, क्योंकि यहाँ पर मिस इंफॉर्मेशन
कैन लीड टू अ वेरी वेरी रॉन्ग क्वेश्चन है भाई, क्योंकि यहाँ पर असर्शन रीजन बनता है और एक एक वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसलिए मैंने सारे के सारे क्लिप्स जो है वो वहीं से लिए हैं इंपॉर्टेंटली। चलो जी, तो देखो देखो आपके पैरामीटर नंबर 1 की अगर मैं बात करूं तो जैसे हमने कहा ना कि किस तरीके से जो टीचर और लर्नर दोनों के लिए रिसोर्सेज के बारे में यहाँ पर बात की गई है, ठीक है ना। फैकल्टी स्टूडेंट रेशियो कितना है, कितने स्टूडेंट के ऊपर कितनी नंबर ऑफ फैकल्टीज है, ये सारी चीजें, ठीक है ना। इसके अलावा पीएचडी को लेकर यहाँ पर रूल है, जैसे मैं एक एग्जांपल दे सकती हूँ, छोटा सा एग्जांपल। हमारे देश के अंदर अभी पीएचडी को लेकर बहुत सारे नए रूल्स आ रहे हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन। अभी रिसेंटली उसमें सबसे बड़ा रूल ये निकला है कि पहले क्या होता था, कोई भी जो एसोसिएट प्रोफेसर या असिस्टेंट प्रोफेसर होता था या प्रोफेसर होता था, उसके अंडर जितनी सीट्स होती थी फॉर पीएचडी, फॉर एग्जाम्पल वो पहले 1 साल के अंदर 4 बच्चों को पीएचडी करवाता था, तो अब उसे बढ़ा दिया गया है और उसे बोल दिया गया है कि 7 से 8 बच्चे आप अपने अंडर ले सकते हैं फॉर पीएचडी। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि पीएचडी एनरोलमेंट्स बढ़ेंगे, नंबर ऑफ पीएचडीज बढ़ेंगे, नंबर ऑफ रिसर्च रिसोर्समेंट यहाँ पे है ना जो इंक्रीज हो जाएगा, और इसकी वजह से हमारे देश में रिसर्च अच्छा होगा। तो इस तरीके से हमारा देश सोच रहा है, या इस तरीके से ये सारे सिस्टम्स को इम्प्लाई किया जाता है, ठीक है जी। फाइनेंशियल रिसोर्सेज की अगर मैं बात करूं तो फाइनेंशियल रिसोर्सेज क्या है, कैसे कैसे उनका यूटिलाइजेशन हो रहा है, ये सारी चीजें चेक की जाती है। इसके अलावा रिसर्च की अगर मैं बात करूं तो देन ऑफ कोर्स कितने नंबर ऑफ पब्लिकेशंस है, किसके अंडर, कितने प्रोफेसर के अंदर कौन से पब्लिकेशंस है। क्वालिटी क्या है, क्वालिटी कैसे डिसाइड करते हैं, आप सभी लोग जानते हो, इंपैक्ट फैक्टर के ऊपर ये डिपेंड करती है चीज, ठीक है। देन अगर मैं बात करूं तो पेटेंट्स कितने हैं, है ना, आईपीआर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के ऊपर ये बात की जा रही है, ये कितनी है, कितनी ग्रांट किए गए हैं, कितने पेटेंट्स है, कौन सी यूनिवर्सिटी के पास में कितने पेटेंट्स है। जैसे फॉर एग्जांपल आप सब लोग जानते हो हमारे देश का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है भैया, सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी रिसर्च के पर्सपेक्टिव में मानी जाती है आईआईएससी, ठीक है ना, बैंगलोर के अंदर जो है। अब ये जो यूनिवर्सिटी है ये पिछले साल भी रिसर्च में टॉप आई थी, इस साल भी रिसर्च के अंदर टॉप आई है, टॉप यूनिवर्सिटीज में आता है, टॉप 3 यूनिवर्सिटीज में हमेशा ये रहती है। और इसका सबसे मेजर पैरामीटर है ये, सबसे ज्यादा पेटेंट, सबसे ज्यादा पब्लिकेशन कहां से निकल के आते हैं, आईआईएससी से निकल के आते हैं। तो इस तरीके से जो है वो रैंकिंग सिस्टम यहाँ पर काम कर रहा है। देन अगर बात करूं तो ग्रेजुएशन आउटकम्स की बात आ जाती है। ग्रेजुएशन आउटकम्स ऑफ कोर्स कितने नंबर ऑफ पीएचडीज हुए हैं, कितने नंबर ऑफ यूनिवर्सिटी के अंदर ग्रेजुएशन हुए हैं आपके इस पूरे ईयर के अंदर, ठीक है। आउटरीच और इंक्लूसिविटी, जैसे मैंने कहा कि भैया यहाँ पर देखो रीजन वाइज अदर स्टेट्स हो गए या कंट्री हो गई, तो होता है डोमिसाइल क्राइटेरिया, अदर देन डोमिसाइल कितने एनरोलमेंट्स है जो आप लोग देते हैं, क्या क्या फैसिलिटीज है जो दे रही है, परसेंटेज ऑफ वुमेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, परसेंटेज ऑफ वुमेन। जैसे फॉर एग्जांपल दिल्ली यूनिवर्सिटी की जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं या जितने भी कॉलेजेस हैं वो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन को बहुत ही ज्यादा इंक्लूसिविटी देते हैं। आपने देखा होगा ना, बहुत अमाउंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न पॉपुलेशन जो है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपको पढ़ती हुई दिखती है। तो इस तरीके से एक एग्जाम्पल के तौर पर समझा रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा जो इकोनॉमिकली या सोशली चैलेंज्ड स्टूडेंट्स हैं उनके लिए क्या क्या परफॉर्मेंस किया जा रहा है यहाँ पर, ये सारी चीजें होती है। इसके अलावा पीयर परसेप्शन, तो क्या लोग सोच रहे हैं, कैसा एकेडमिक्स में विजन आपका है, एम्प्लॉयज का क्या विजन है, जो सभी लोग एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं उनका क्या काम हो रहा है, ये सारी चीजें भी देखी जाती है। चलिए बात करते हैं आज के हमारे कंटेंट पर, जो कि है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। हमारे देश के अंदर बात की जाए तो हमारे पास में टोटल 3 एजुकेशन पॉलिसीज हैं जो अब तक आई हैं, और सभी के चेयरपर्सन या सबके मेन थीम, मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहली 1968 के अंदर आई थी, इसको उल्टा कर दीजिए 86 के अंदर आई थी 1986, और फाइनली हमारी जो लेटेस्ट एजुकेशन पॉलिसी है वो निकल के आई है 2020 के अंदर। अगर मैं बात करूं तो हमको यहाँ पर तीनों के ही चेयरपर्सन पता होने चाहिए। वैसे तो देखो इतना सिंपल तो नहीं बनेगा, बट अगर चॉइस एलिमिनेशन की बात करूं तो वहां पर कहीं ना कहीं आप लोगों के ये काम आ सकता है। तो हम सबको याद रखना है कि जो रामामूर्ति हैं, ठीक है, ये आप लोगों के पहले थे, फिर आप लोगों के कोठारी हो जाते हैं, ठीक है जी, और फिर हो जाते हैं आप लोगों के कस्तूरी रंजन, ठीक है। तो आपको ये तीनों ही नाम याद रखने हैं, तीनों ही नाम सीक्वेंस से आप लोगों के एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, तो आप लोगों को ये चीजें याद होनी चाहिए, डेफिनेटली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई थिंक मैंने उल्टा लिख दिया है ना, 86 में ये थे और 68 के अंदर ये थे। तो ये पूरी हमारी चेयरपर्सन है जो हम लोगों को याद रखते हैं, सबसे पहली बात तो। और साथ ही साथ आप लोगों से जो भी नए नए थीम्स आ रहे हैं, जो भी नया पैटर्न है, लाइक फॉर एग्जांपल पिछले साल एग्जाम के अंदर सबसे ज्यादा क्वेश्चन ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो से रिलेटेड आया था, हर शिफ्ट के अंदर एक सवाल बना था, तो ये भी आप लोगों से पूछा जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो हमको ये पता होना चाहिए, बेसिक। और आज जो एक्रोनेम्स मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ वो सारे के सारे एक्रोनेम्स जो है वो मैंने सिर्फ और सिर्फ न्यू एजुकेशन पॉलिसी की जो शिक्षा.org
.org वेबसाइट है, वहीं से लिए हैं, तो सारे के सारे बिल्कुल सर्टिफाइड हैं, आप लोग अच्छे से इसको रिवाइज कर सकते हो। देखो ABC हो गया तो इसका मतलब होता है अकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, देन AC हो गया ऑटोनॉमस डिग्री ग्रांटिंग कॉलेजेस, बहुत ही अच्छा है और इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा AEC हो गया तो अडल्ट एजुकेशन सेंटर आप लोगों का हो गया। API एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस हो गया, क्योंकि ये डिजिटल एजुकेशन को बढ़ाता है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और API का काफी ज्यादा जिक्र जो है वो हमारे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंदर रहा था। आयुष की बात करें तो सभी लोग जानते हैं आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी, ये सारी की सारी चीजें इसके अंदर इंक्लूडेड है और आप लोगों के एग्जाम के अंदर ये पूछी जाती है। आयुष का प्लेटफॉर्म भी आप लोगों से पूछा जाता है। इसके अलावा और भी इसके अंदर जितने भी इनिशिएटिव्स हैं वो सारे के सारे हम लोगों से एग्जाम में पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। देन ऑफ कोर्स बीएड की बात हुई तो सब लोग जानते हैं बैचलर ऑफ एजुकेशन होता है। BEO की बात करें तो ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, बहुत सारे बच्चे यहाँ पर ब्लॉक नहीं समझते, लगता है कि ये गलत होगा, तो आप लोग प्लीज इसको एक बार जरूर रिवाइज कर लीजिएगा। देन ब्लॉक इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर एजुकेशन की बात करें तो ये फुल फॉर्म होती है आपकी बाइट की। अगर बात की जाए तो BOA तो बोर्ड ऑफ असेसमेंट इसकी फुल फॉर्म होती है। फिर अगर बात करूं तो BOG यानी कि बोर्ड ऑफ गवर्नर्स हो जाएगा। BRC तो ब्लॉक रिसोर्स सेंटर हो जाएगा। BVOC बहुत ही इंपॉर्टेंट, 2021 के अंदर काफी बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा गया, बैचलर ऑफ वोकेशनल एजुकेशन, इस पर काफी डिस्कशन रहा है तो इसको जरूर एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। देन आता है आपका CABE दैट इज सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन। देन आपका CBCS, ये CBCS जो है ये तो हम लोग टीचर एप्टीट्यूड में भी पढ़ते हैं, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम आप लोगों के एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, जिसके अंदर इलेक्टिव कोर्सेज हम लोगों को मिलते हैं इन ऑर्डर टू एनहांस अवर स्किल। तो स्किल एनहांसमेंट और जो कंपलसरी कोर्स है दोनों ही हम लोगों को मिलते हैं इलेक्टिव बिहाफ पर, तो ये आप लोगों का CBCS हो जाता है। CBSE सभी लोग जानते हैं सेंट्रल बोर्ड फॉर सेकेंडरी एजुकेशन हो जाता है। CIET बहुत ही इंपॉर्टेंट और इसके बारे में मैंने आप लोगों से ऑलरेडी डिस्कस किया है ICT की वीडियो में, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी हो जाता है। देन CMP करियर मैनेजमेंट एंड प्रोग्रेशन हो जाता है। COA काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर हो जाता है। कंप्यूटर साइंस वाला कोई बच्चा देख रहा होगा तो कंप्यूटर और ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर भी इसकी फुल फॉर्म होती है, पर वो एजुकेशन से रिलेटेड नहीं है। CPD की बात करें तो कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट हो जाता है। CRC क्लस्टर रिसोर्स सेंटर हो जाता है। CWSN तो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स ये हो जाता है आप लोगों का। देन आता है आपका DAE डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी हो जाता है DBT, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर हो जाता है DIET यानी डाइट तो डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूशन ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। इसके अलावा ये एक मिनिस्ट्री भी होती है तो वो भी याद रखिएगा। देन आता है आपका दीक्षा पोर्टल, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट नाम है ये दीक्षा पोर्टल। दीक्षा पोर्टल बेसिकली एक ऐसे तरीके का पोर्टल है जिस पर हम सभी लोगों को जितना भी इंफॉर्मेशन हो सकता है, जितने भी रिसोर्सेज हो सकते हैं वो सारे के सारे एक ही जगह मिलेंगे। स्कूल एजुकेशन लेवल पर ये हमारी चीज आई है दीक्षा पोर्टल। ये ई पाठशाला वाला ग्रुप जो है ना उसी के अंदर आता है और जितने भी हमारे स्कूल लेवल पर नए नए प्लेटफॉर्म्स क्रिएट किए जा रहे हैं वो सारे इसी से इंटीग्रेट किए जाते हैं। तो दीक्षा का फुल फॉर्म होता है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। इसके बाद आता है आपका DSE डायरेक्टोरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन। देन DSC होता है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये तो कई बार आप लोगों के एग्जाम में पूछा ही जाता है। देन आता है आप लोगों का ECCE दैट इज अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। EEC एमिनेंट एक्सपर्ट कमिटी, जो भी फेमस पर्सनालिटीज हैं। अब अगर आप सभी लोगों को याद हो तो अभी रिसेंटली PhD के लिए नए रूल्स निकले थे, जिसके अंदर आप सब लोग जानते हो 60% सीट्स तो पहले से फिल कर दिए जाएंगी और 40% सीट्स के लिए जो है वो एक नया तरीका निकाला गया है। यानी जितने भी एमिनेंट लोग हैं, एमिनेंट जिसको अगर आप लोगों को याद हो तो विद्वान पोर्टल भी इसी के बारे में बात करता है। हमारे देश के जितने भी रिसर्चर्स हैं, जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, उन सबकी प्रोफाइल विद्वान पोर्टल पे डाली हुई है। बिल्कुल वैसे ही जिनको इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है, जिनको कंपनी एक्सपीरियंस है, आप देखो जरूरी नहीं सब रिसर्चर बने, जरूरी नहीं कि सब लोग जो है वो टीचिंग लाइन में हो। बहुत सारे एमिनेंट लोग होते हैं, फेमस लोग अपनी फील्ड के अंदर बहुत ज्यादा फेमस लोग होते हैं। ये जो सभी फेमस लोग हैं इनको इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस होता है, कंपनी का एक्सपीरियंस होता है, तो ये इस बिहाफ पर भी आके टीचिंग कर सकते हैं, यूनिवर्सिटीज के अंदर हायर एजुकेशन के अंदर कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, सो दैट इनका ये जो टेक्निकल एक्सपीरियंस है, इंडस्ट्री एक्सपीरियंस है, बिजनेस एक्सपीरियंस है, ये बच्चों के साथ में शेयर करें। तो इसके लिए ये कमेटी आप लोगों की बनाई गई है। देन GCED की बात करें तो ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन हो जाता है, GDP ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ये सब जानते हैं। जनरल एजुकेशन काउंसिल हो जाता है आप लोगों का। GER जिसकी मैं बात कर रही थी 2021 में, ये भी बड़ा हॉट टॉपिक रहा था, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो। आप लोगों को बताना है कमेंट करके कि इस वक्त हमारी जो नई एजुकेशन पॉलिसी 2020 है उसके बिहाफ पर हमारा क्या एम है कि किस साल तक हमको 100% ग्रॉस एनरोलमेंट जो है वो करवा देना है। ये ईयर है जो आप लोगों से पूछा गया था। देन आता है GFR तो जनरल फाइनेंशियल रूल हो जाता है। HECI बहुत ही इंपॉर्टेंट है और HEGC ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया,
हायर एजुकेशन ग्रांट्स काउंसिल, इनका काम है पैसा देने का, जैसे यूजीसी का काम होता है, और इनका काम है एडमिनिस्ट्रेटिव चीजें देखना। HEI हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को लेकर बात की गई है। देन आप लोगों का आता है आई से जो इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि तीनों को मिला के आप लोगों का एक मैच द कॉलम क्वेश्चन बनाया गया था इन 2021। सिर्फ और सिर्फ फुल फॉर्म आई थी, राइट हैंड साइड पर फुल फॉर्म लिखी थी, लेफ्ट हैंड साइड पर एक्रोनिम्स लिखे थे, सिर्फ मैच करना था और कुछ नहीं। या फिर ज्यादा से ज्यादा इनके हेडक्वार्टर्स पूछ लेता, ये बताओ कि इसका ऑफिस कहां पर है, ये सवाल बस। अब आप सोचिए कि एक एक्रोनिम से या एक फुल फॉर्म से आपके 2 नंबर पक्के हो रहे हैं। आईसीटी सभी लोग जानते हैं, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। आईडीपी की बात करें तो इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट प्लान हो जाता है। इग्नू भी सभी लोग जानते हैं, इग्नू के भाई कब लॉन्च हुआ था, क्या काम करता है। इग्नू बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल है ना किसी ना किसी शिफ्ट में तो इग्नू आता ही आता है। दैट इज इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, हमारे देश में बहुत ही प्रोमिनेंट ओपन यूनिवर्सिटी में से एक है ये। देन आता है आपका IIM, है ना, फर्स्ट नहीं है पर फर्स्ट नहीं है ये, ठीक है ना। अगर आपको पता है तो कमेंट करके जरूर बताना कि फर्स्ट कौन सी है। फर्स्ट ये नहीं है, बहुत सारा मिथ है इसके अगेंस्ट। IIM की बात करें तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट हो जाता है। IIT की बात करें तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। IITI इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन हो जाता है। देन इंडियन साइन लैंग्वेज हो गया, इंडियन इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आप लोगों का ITI हो जाता है। देन आता है आपका ऑफ कोर्स M से, देखो MEd हो गया, सब लोग जानते हैं, मास्टर ऑफ एजुकेशन। MBBS भी सभी लोग जानते हैं। देन आता है MERU, मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी। जैसे आपको पता है हमारे देश में जब से नई एजुकेशन पॉलिसी आई है तो रिसर्च में हमको आगे जाना है, रिसर्च में हमको बहुत बढ़ावा देना है। उसको लेकर बहुत सारे नए जो है वो पोर्टल्स भी बने हैं, नए नए आप लोगों के इनिशिएटिव्स भी लिए जा रहे हैं इस एजुकेशन पॉलिसी के आने के बाद में, तो ये भी आपको ध्यान रखते हैं। MHFW की अगर मैं बात करूं तो ये होता है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। MHRD सभी लोग जानते हैं, अब ये जो है MOE बन गया है, ठीक है। MOOC सभी लोग जानते हैं, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के अंदर बहुत सारे डिजिटल इनिशिएटिव्स जो आपके आ चुके हैं। सबसे इंपॉर्टेंट अगर मैं बात करूं तो स्वयं इसी के अंदर आया है, स्वयं प्रभा इसी के अंदर आया है, NPTEL इसी के अंदर आया है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कितने टोटल चैनल है, देखो DTH की बात करें तो वो स्वयं पे आ जाता है आप लोगों का, ठीक है ना। तो 34 अभी हो गए, पहले 32 था जब ये बना था, ठीक है। MOU की बात करें तो हम सब लोग जानते हैं इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। MPhil भी सभी लोग जानते हो, फिलोसफी की मास्टरी होती है ना। जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता दूंगी। NAC बहुत इंपॉर्टेंट, नेशनल एग्रीगेशन काउंसिल। NAS नेशनल अचीवमेंट सर्वे हो जाता है। NCC इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। NCRT बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, बहुत इंपॉर्टेंट। NCF नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है जी। फिर आता है NCFSE नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क और फॉर स्कूल एजुकेशन। इसी के अंडर दीक्षा पोर्टल के बारे में हम लोगों ने बात करी है, ये चीज याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। NCFTE तो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर्स एजुकेशन। देखो टीचर का ट्रेनिंग प्रोग्राम भी होता है, BEd भी ऑब्वियसली उसी के अंदर आता है, तो ये भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। NCIVE नेशनल कमिटी फॉर इंटीग्रेशन ऑफ वोकेशनल एजुकेशन, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि ये आप लोगों का जो क्वेश्चन है ना, ये FIQs हैं, जो ये 3 मैंने मार्क किए ना, आप लोगों के इस एग्जाम के अंदर पूछने के ज्यादा चांसेस है इसके। देन आता है नेशनल करिकुलम एंड पेडालॉजिकल फ्रेमवर्क फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, दैट इज NCPFECCE, बहुत ही बड़ी सी एक्रोनेम है, उतना ही बड़ा फुल फॉर्म है ऑफ कोर्स। NCTE नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, जैसे मैंने अभी आपको बोला, राइट, टीचर ट्रेनिंग। देन आपका NCVTT दैट इज नेशनल काउंसिल वोकेशनल एंड एजुकेशनल ट्रेनिंग हो जाता है। NETF नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम। NGO नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन होता है, .org इनका जो है वो डोमेन एक्सटेंशन होता है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, नॉन प्रॉफिटेबल होता है ये। देन आप लोगों से आता है NHEQF दैट इज नेशनल हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, 2021 में ये भी आप लोगों का पूछा गया था। NHERC नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल हो जाता है। NIOS नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। NIT ऑफ कोर्स IIT के बाद में NIT आता है। NITI दैट इज नीति आयोग की बात हो रही है यहाँ पर। NPE नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन। NPST नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर। NRF बहुत इंपॉर्टेंट, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। NIRF नहीं है ये, वो रैंकिंग है, ये फाउंडेशन है। NSFQF ये भी 2021 के अंदर आया था। तो आपके हर शिफ्ट के अंदर एक ना एक मैच द कॉलम आता है फुल फॉर्म से ही रिलेटेड, ठीक है। तो नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क,
NSSO सैंपल सर्वे ऑफिस होता है। NTA तो सभी लोग जानते हो जो हमारा एग्जाम करवाते हैं। OBC भी जानते हो आप लोग। ODL ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग हो जाता है। परख हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट परख है, परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एनालिसिस ऑफ एजुकेशन फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। PCI फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया हो जाता है। PFMS हो जाता है, पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है जो जो मैंने मार्क कर दिए हैं। देन है आप लोगों की प्रोफेशनल स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी, प्यूपिल टीचिंग रेशियो हो जाता है, रिसर्च एंड इनोवेशन हो जाता है, रिहैबिलिटेशन काउंसिल, ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट मुझे ऐसा लगता है आप सभी लोगों के लिए, जैसे NCERT होता है वैसे स्टेट का होता है, तो स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग हो जाता है। SCF स्टेट करिकुलम फ्रेमवर्क हो जाता है, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे देखते हैं, स्कूल डेवलपमेंट प्लान हो जाता है। सोशो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप नहीं, स्टेट इंस्टीट्यूट हो जाता है, ठीक है। जैसे नेशनल होता है वैसे स्टेट लेवल पे आप लोगों का SQAAFT होता है, असेसमेंट एंड एग्रीगेशन फ्रेमवर्क, ये नेशनल लेवल पे भी होता है, स्टेट लेवल पे भी होता है, ठीक है ना। SSA बहुत इंपॉर्टेंट, सर्व शिक्षा अभियान, ठीक है ना। फिर SSS होता है सिंपल स्टैंडर्ड संस्कृत, ये संस्कृत के लिए को प्रमोट करने के लिए है। सबसे इंपॉर्टेंट STEM, बहुत ही ज्यादा टीचिंग एप्टीट्यूड में आप पढ़ते भी हो, टीचिंग मॉडल्स बनाए जाते हैं इसके बिहाफ पर, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स के अंदर। पिछले साल एक MSO आप लोगों के एग्जाम में बना था कि STEM के अंदर, ये जो STEM है हमारा, दैट इज साइंस के बारे में बात होती है, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और आप लोगों का मैथमेटिक्स, इसके अंदर विमेन्स को ज्यादा एम्पावर नहीं किया जाता, या लड़कियां यूजुअली इन कोर्सेज के अंदर हमको नहीं दिखती। उसका क्या रीजन है, उसको लेकर 2-3 स्टेटमेंट दिए हुए थे, आपको बताना था कौन कौन सा सही है, कौन कौन सा सही नहीं है। ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों के एग्जाम में बनते हैं, जिनको मैं स्टार मार्क कर रही हूँ। कोशिश करिएगा कि उनके बारे में थोड़ा सा आप अच्छे से पढ़ लें, क्योंकि आपके एग्जाम में उनसे MSO भी बनते हैं। फिर आता है आपका स्वयं, सभी लोग जानते हैं, स्टडी वेब फॉर एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एंड एस्पायरिंग माइंड्स। TEI दैट इज टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। TET दैट इज टेट एग्जाम, बहुत इंपॉर्टेंट भी होता है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। UDISE वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन। UGC तो सभी लोग जानते हैं, UGC तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है पढ़ना, ठीक है ना। UGC के कितने सेंटर्स हैं, कहाँ कहाँ पर रीजनल ऑफिसेज हैं, हेडक्वार्टर्स कहाँ पर हैं, ठीक है ना, चेयरपर्सन कौन है, ये सब। अब ये सारी चीजें तो मुझे लगता है आपको पता भी होंगी अब, क्योंकि हम लोग इसी की तैयारी कर रहे हैं। देन आता है आप लोगों का यूनेस्को, तो सभी लोग जानते हैं भाई, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये इसकी फुल फॉर्म हो जाती है। देन ऑफ कोर्स आपका आता है सबसे इंपॉर्टेंट, जो आप लोगों के 2021 में पूछा गया था, VCI, तो वेटरनरी काउंसिल ऑफ इंडिया, ये इसकी फुल फॉर्म हो जाती है। तो ये चीज भी हमको याद रखनी है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स है जो मैंने कोशिश करी कि मैं आप लोगों के लिए क्लब करके एक ही वीडियो के अंदर लगा दूं। फिर भी इसमें हो सकता है कि 1-2 फुल फॉर्म्स रह जाए, तो वो मैं डिजिटल इनिशिएटिव वाले वीडियो के अंदर वो भी कंप्लीट कर लूंगी, जैसे फॉसी वगैरह इन सब की भी फुल फॉर्म्स होती हैं, वो भी हम लोग कंप्लीट कर लेंगे नेक्स्ट जो मैं कंटेंट वीडियो आप लोगों के लिए लेके आने वाली हूँ। बट ये जितने भी इंपॉर्टेंट एक्रोनेम्स, इनको ध्यान रखिएगा, आपके डेफिनेटली 2 नंबर पक्के हो सकते हैं, क्योंकि मैच द कॉलम या MSO ये बनता ही बनता है हायर एजुकेशन के अंदर। तो किसी ने अगर स्टैटिक वाला पार्ट हायर एजुकेशन का नहीं पढ़ा है, तो एटलीस्ट ये डायनामिक वाला पार्ट पढ़ के जाए, क्योंकि आपके एग्जाम में आता है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी अगेन मेंशन कर रही हूँ, 68, 86 और 2020 वाली, तीनों ही इंपॉर्टेंट है, बट सबसे ज्यादा क्वेश्चन 2020 के ही ऑफकोर्स आपके पूछे जाएंगे। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोगों के लिए कंटेंट हेल्पफुल रहा होगा। कम से कम समय के अंदर आपको मेजर कंटेंट रिवाइज करके रखना है, बिकॉज एग्जाम तो ऑब्वियसली अराउंड द कॉर्नर ही है आप लोगों के लिए। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड गुड लक।